मेसोमॉर्फ टाइप बॉडी जिनको बॉर्न एथलीट कहा जाता है, इनको एथलेटिक करियर चूज करना चाहिए। फिर एक्टोमॉर्फ पतले होते हैं, इंडोमॉर्फ सबसे वर्स्ट बॉडी। तो आपको क्या लगता है कार्डियो ज्यादा अच्छा है या वेट ज्यादा अच्छे हैं? वेट ट्रेनिंग करो। प्रोटीन लेना है अपनी बॉडी के लिए तो आप वे प्रोटीन बेटर सूटेबल रहेगा या नेचुरल जो फूड से प्रोटीन मिलता है वो? वे प्रोटीन। ज्यादा डिसिप्लिन कौन रहता है वर्कआउट में, मेन या विमेन? 50% रोल आपका डाइट का रहता है, 20% रोल रहता है एक्सरसाइज का। मैं ये चीज नहीं मानता। कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको कार्डियो करना चाहिए, क्या ये सच है या एक मिथ है? मिथ है। कलरिंग इज ए एंशिएंट मार्शल आर्ट। वॉरियर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एथलीट, बट वॉरियर अपने आप को 360 डिग्री में डेवलप करते हैं। वेट ट्रेनिंग वाले जब कुछ भी स्पोर्ट्स खेलने थे एंड उसके बाद जो मैं वो सेलिब्रिटी, पहले रितेश सिंह मिला, फिर जॉन मिला, शिल्पा मिला, एंड देन माय जर्नी वाज एज ए सेलिब्रिटी ट्रेनर। देन आई गॉट 3 टाइम बेस्ट ट्रेनर अवार्ड, 3 टाइम बेस्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर ऑफ द कंट्री। वहाँ से अनन्या पिल्ला ने सर्च किया, शी कॉल्ड मी। नीता अंबानी मैम वांट समबडी फॉर ईशा अंबानी, तो शी कॉल्ड मी थ्रू जॉन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंजर्ड सोल्जर्स थे वो उठ बैठ नहीं पाते थे, तो उनको बैठे बैठे वर्कआउट करवा के उनके पैरों पे खड़ा करना था। हमारे इंडिया में तो जैसे पहलवान भी होते हैं गांव में, अखाड़ों पे लड़ते हैं, वो तिल का तेल लगाते हैं। आप लोग बोलते हैं क्या गंदा चिपचिप। तिल का तेल आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है बॉडी के अंदर। सेकंड थिंग, वो लोग 2-3 घंटा परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से स्वेटिंग आता है। अगर एक मेल है उसका बॉडी वेट है 75 kg, तो उसे कितना प्रोटीन लेना चाहिए और ये प्रोटीन उसे किस सोर्सेज से मिल सकता है? तो स्वागत करते हैं विनोद चन्ना जी का भविष्यवाणी पे। नमस्ते। स्वागत है सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख रही हूँ। आगे 19 तो टाइटल्स हैं, 19 टेक्निक्स हैं जो आप कर रहे हैं। इतनी टेक्निक्स मैंने नहीं देखी आज तक किसी ने अपनाई हो। कैसे स्टार्ट हुई है जर्नी? मैं स्टार्ट से अगर बताने जाऊँ तो मैं बचपन से बहुत पतला, एकदम दुबला पतला, लाइक टिल माई ग्रेजुएशन ये हाइट में माई वेट वॉज लाइक 49 kg, इज लाइक अ स्केलेटर। तो उसके वजह से बचपन से लोग टॉन करते थे। यहाँ यानी फैमिली फ्रेंड्स हो, घर वाले हो, बाहर वाले हो, या कोई नया आपको देख रहा है, हर एक आदमी एक ही टॉन करता है, इतना पतला कैसे, कुछ खाता नहीं गया, कुछ करता नहीं गया। यानी ऑलवेज वो सुन गया। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं दिखती। उसकी वजह से यू अवॉइड विथ लॉट ऑफ पीपल, कि लोग आपको अवॉइड करते या उतनी वैल्यू नहीं देते। समवेयर यू फील दैट इंसल्टिंग एंड ऑलवेज जो बोलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से चली जाती है। वो सब चीज़ें आपके माइंड पे इम्पैक्ट करती है, जो बचपन से मेरे माइंड पे इम्पैक्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा था एक दिन, ऐसे मैं सोच रहा था एक दिन इनको दिखाऊंगा ऐसा कुछ करके जो वो लोग मेरे पास से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। एंड ऐसे ही सोच के मैंने स्लोली, पहले ये फिटनेस जर्नी, जब मैं 10th हुआ उसके बाद मैंने एक छोटा सा जिम ज्वाइन किया। उस टाइम जिसे हम टॉकिंग लाइक 29-30 ईयर्स बैक, उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था फिटनेस के बारे में। एसी जिम का तो पता ही नहीं था, एसी में एक्सरसाइज करना है, फैन के नीचे एक्सरसाइज नहीं करना है, एसी में एक्सरसाइज होता है क्या, जिम में एसी होती भी है क्या। एसी लगाने लाइक लग्जरी थिंग थी उस टाइम। एक ही ब्रांड था जो एसी जिम का, दैट इज तलवाकर्स, और उनके भी सिर्फ 4 या 5 ही ब्रांचेस हो गए, उससे ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद फिर आप देखो अदर थिंग, छोटे जो जिम थे जहाँ पे लोकल एरिया, वो लाइक मित्र मंडल टाइप जिम थे, यानी जहाँ पे उतना हाइजीन नहीं था, थोड़े रस्टेड जिम इक्विपमेंट, हार्डकोर ऐसे, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते थे। वहाँ पे उस टाइम पे कोई तगड़ा आदमी दिखा, लाइक उस टाइम के सनी देओल, यानी वो जो बोलेगा या वो जो कर रहा है, दैट्स अ राइट थिंग। मतलब उन्होंने जो करा वही सब करना चाहिए। लोग आके उनके वो चीज़ करेंगे। उनको पता नहीं था फिटनेस मीन्स क्या, बॉडी मीन्स क्या। तगड़ा दिख रहा है यूज, भले उसका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, उसके वजह से वो तगड़ा दिख रहा है, या जेनेटिकली ही इज लाइक दैट, वो लोगों को पता नहीं होता। अगर वो तगड़ा मीन्स ही स्ट्रॉन्ग, ही मजबूत है। इस बंदे को पूछते अपनी बॉडी ऐसी हो जाएगी। लाइक इस तरह का थॉट प्रोसेस लोग में था। फीमेल का थॉट प्रोसेस था वेट ट्रेनिंग नहीं करना है, पता भी नहीं था वेट ट्रेनिंग करना। बिकॉज उस टाइम बहुत सारी हाउसवाइफ घर के बहुत सारे काम करते थे, उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो लोग वॉकिंग ही बहुत करते थे, यानी झाड़ू कटका करना, कपड़े धोना। लोग गैस की जगह स्टोव इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी फिजिकल मूवमेंट होती थी। तो उसके और उनके वजह से थोड़ा उनका वेट मेंटेन भी होता था। अभी के जैसा इतनी, अभी का लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो गई है, बहुत सारे लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ गई है, लाइक वॉशिंग मशीन आ गया, गैस आ गए, ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से लाइफ बहुत कंफर्ट और इजी हो गई है। और फिजिकल मूवमेंट्स कम हो गए।
तो जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब गुस्से में कि मैं एक बार करके दिखाऊंगा, पहले 3-4 साल मैंने 10वीं करते करते किया, बिकॉज आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। यानी उस टाइम डाइट भी करना होगा तो मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं थी और घर वाले की भी उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मिल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग। अच्छा, तो मिल्क हम लोग सिर्फ चाय के लिए लाते थे 1-2 रुपए ये का। आप 30 साल पहले की बात बता हाँ। रहे हो? वो ग्लास लेके चाय के लिए मिल्क, तभी मिल्क पीना भी लाइक मिल्क से बॉडी बनती है, ऐसे लोगों का थिंकिंग था कि मिल्क में फैट भी होता है, पता नहीं था। यानी आपको खुराक चाहिए, बादाम पिस्ता खाना चाहिए, बट क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कुछ पता नहीं था। बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं था इंडिया में उस दिन, बिकॉज लोकल लोग ऐसे फिजिकल उम्र बहुत ज़्यादा करते थे तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और लोगों ने उतने उसमें उतना ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए वो अवेयरनेस बढ़ा भी नहीं था। उस टाइम मैंने ये सब चीज़ें चालू की करना, 7 रुपए का डाइट करके, नहीं 1 लीटर आधा लीटर मिल्क, 2 अंडे एंड 1 पोटैटो और स्वीट पोटैटो, इससे करते करते। और 3 साल तक विदाउट गाइडेंस, मैंने आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं होगा आप कितना भी साल डालो आप वहीं पे रहोगे। इसलिए मैं सबको पहले ही बताता हूँ, फर्स्ट पेज में आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लोग समझते नहीं, पहले में तो मैं खुद कर लेता हूँ, बाद में कोई पर्सनल ट्रेनर को हायर कर लूँगा, लेकिन फर्स्ट पेज इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड गाइडेंस, देयर इज चांस ऑफ इंजरीज एंड यू वेस्टिंग योर टाइम। और आप लर्न कर लोगे थोड़ा सा पैसा यहाँ वहाँ से जमा करके, एक ट्रेनर को हायर करके, तो आप अच्छे से लर्न कर लोगे और जो चीज़ 10 साल में आने वाली है आपको 1 साल में मिल जाएगी। प्लस किसी तरह की इंजरी नहीं होगी। समटाइम ऐसे होता है 6 पैक भी आते हैं, उसके बाद इंजरी भी आती है, बिकॉज इंजरी 5-10 साल के बाद उभर के आती है। तो पर्सनल ट्रेनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल ट्रेनर या आप खुद अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज लो पहला, हाँ किस तरह से करना ठीक है, अगर पर्सनल ट्रेनर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें स्टार्ट कैसे करनी है। कैसे करनी है। और गूगल से कितना सोशल मीडिया पे आ गया जहाँ पे फ्री में भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, और उसमें किसको फॉलो करना वो भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे बिगिनर्स भी डालते हैं, इंटरमीडिएट भी डालते हैं और रियली वेल एक्सपीरियंस पर्सन भी डालते हैं। दैट यू हैव टू फाइंड आउट विथ कंपेयरिंग ईच एवरी वन कि कौन बेस्ट है और किसको फॉलो करना है, जिसका साइंटिफिकली और एक्सपीरियंस दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है आजकल। अभी क्या हो गया, इतने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्रांड्स हैं, ब्रांड उनको जो बोलती है वो बोल देते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं और लोग मान लेते हैं। वही एक बंदा बोल रहा है कि आपको दिन में दूध घी मक्खन खाना चाहिए, दूसरा ट्रेनर बोल रहा है कि आपको दूध मिल्क प्रोडक्ट्स खाने ही नहीं चाहिए। दोनों ही ऑपोजिट। अब किसकी माने क्या है, कैसे पता चलेगा? यही हम इसके लिए बोलो ना, आपको साइंटिफिक चीज़ें ढूंढनी चाहिए। जो भी चीज़ें बोल रहा है हर चीज़ के बारे में जाओ, खुद रिसर्च करो, 10-12 चीज़ें में मेडिकल जर्नल में जाके रिसर्च करो कि उनके हिसाब से कैसी क्या चीज़ें कैसी है, किसमें फैट है किसमें नहीं है। बट आप क्या सजेस्ट करोगे, खाना चाहिए हमें मिल्क प्रोडक्ट्स या नहीं खाने चाहिए? नहीं, इट डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ थिंग। मिल्क आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो उसमें फैट भी है, और आपका जेनेटिकली आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो मिल्क प्रोडक्ट से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा आपका, ऐसे। और नाउ डेज पीपल्स आर यूजिंग सो मेनी पेस्टिसाइड्स केमिकल्स टू गेट मोर मिल्क, एंड आई हर्ड समटाइम देर इज अ नो, द मिल्क इज कम फ्रॉम द केमिकल्स टोटली, 100% केमिकल मिल्क। वी आई थिंक 2-3 लोगों को पकड़ा गया जिन 10 साल से मिल्क बेच रहे हैं और उनके पास कोई तबेला नहीं है, कोई गाय का एक गाय भी नहीं है, और दे आर मेकिंग मिल्क। अच्छा, आई डोंट नो हाउ, ये भी मैंने खुद देखी हुई चीज़ है, और पकड़े गए और 10-10 साल को ये बिजनेस कर रहे थे। तो ऐसा भी कहा मैंने, ऐसे भी सुना है कि मिल्क इज़ द मेन रीज़न फॉर कैंसर। वाई? बिकॉज उसमें इतने केमिकल डालते हैं लोग प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से हार्मफुल होता है। अगर अच्छा आपको ऑर्गेनिक मिल्क मिले, जो बहुत रेयरली सिर्फ गांव में पॉसिबल है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कंपनी आ रहा है, तो वो आप सर्टेन क्वांटिटी में पी सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, यानी आपके सोर्स ऑफ प्रोटीन कम है, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको 1 फिश चिकन से मिल जाएगा हाँ। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। वेजिटेरियन हो तो दूध पीना ज़रूरी है? जरूरी नहीं है, अच्छा, थोड़ा उसमें थोड़ा कर्ड, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड ले सकते हो। मूंग मटकी है, स्प्राउट्स है, पल्सेस है, इसको आपको मिक्स मैच करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें वो इसेंशियल अमीनो एसिड एक इसमें नहीं आते। तो आप हर डिफरेंट डिफरेंट ऐसा प्रोटीन सोर्स को मिक्स करके यू कैन गो क्लोज टू दैट इसेंशियल अमीनो एसिड विच बिल्ड अप योर मसल्स। अच्छा, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया ये सब नॉलेज नहीं था, प्लस अगर मैं तो धीरे धीरे मेरे को किसी ने बताया नहीं आपको एटलीस्ट 15 अंडे खानी चाहिए। उस टाइम जमाना ऐसा था कि लोग 15 अंडे खाएगा पागल हो गया है, तेरे को ऐसा हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा, तेरे को पाइल्स हो जाएगा, ब्लड आने लगेगा, लोगों को पता ही नहीं था कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या होना चाहिए एज पर योर बॉडी वेट एंड द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर एक मेल है, उसका बॉडी वेट है 75 kgs, उसको अपना मसल बिल्डिंग करना है और
एब्स बनाना है, मसल बनाना है, चेस्ट बनाना है, तो उसे कितना प्रोटीन लेना चाहिए और ये प्रोटीन उसे किस सोर्सेज से मिल सकता है? ये भी द पर्सन इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, दोनों का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेजिटेरियन का बात करते हैं पहले। पहले वेजिटेरियन का बता रहा हूँ। मेल पर्सन, एक्सरसाइज पर्सन, अगर उसका बॉडी वेट 70 kg है तो उसको एटलीस्ट 1.5 to 1.2 ग्राम के बीच में प्रोटीन लेना चाहिए। नॉन वर्कआउट पर्सन जो वर्कआउट नहीं करता उसको भी 0.8 ग्राम इंटू बॉडी वेट इतना प्रोटीन लगता है, नहीं 30% ऑफ बॉडी वेट। 30% जो वर्कआउट करते नहीं करता और वर्कआउट करता है उसे। हाँ, वो इसका रीज़न ही बताता हूँ वाई वी नीड प्रोटीन। उठने बैठने में जो बेसिक मसल इन्वॉल्व होते हैं, टू मेंटेन दैट यू नीड दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जो वर्कआउट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज वो लोग 20 किलो उठाएंगे, 25 किलो उठाएंगे, ऐसे प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो एज पर दैट प्रोटीन इंटेक विल गो अप टू द 2 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। इट डिपेंड टोटली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। पहले यू कैन स्टार्ट विद 1.2 1.5 के बीच में पर kg ऑफ बॉडी वेट। उसके हिसाब यानी 70 kg है तो वो 70 ग्राम प्लस और 20 ग्राम ऐड कर सकता है, या 1.5 ले रहे थे और 30-35 ग्राम ऐड कर सकता है ऐसे। तो इस तरह से उनको प्रोटीन, ये सब प्रोटीन हुआ। अभी प्रोटीन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि अगर प्रोटीन खा रहे हो, आपको पता है हर प्रोटीन 1 mg के वजह से 1 mcg कैल्शियम लॉस होता है। तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट भी लगेगा। प्लस प्रोटीन इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, तो आपको फाइबर लगेगा सर्टन अमाउंट में टू बैलेंस दैट, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कॉन्स्टिपेटेड ना हो। तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपका कैल्शियम कम होने के चांसेस हैं ज़्यादा होते हैं, और बिकॉज डाइजेस्ट करने के लिए आपको फाइबर खाना जरूरी है। ओके, एंड द कार्बोहाइड्रेट टोटली डिपेंड अपॉन द फैट परसेंटेज। ओके, आप बहुत ज़्यादा फैटी हो तो कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लो, जस्ट टू एज पर इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। एंड सेकेंड थिंग, एथलीट लोगों का अलग होता है, वो लोगों को लॉन्गर टाइम परफॉर्म करना है तो उनको सर्टन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लगता ही है, थोड़ा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज उनको 3 घंटे परफॉर्म करना है रनिंग, जॉगिंग, स्पीड के साथ, ठीक है, हर चीज़ के साथ ऐसे। तो उनको उतने लेवल का कार्बोहाइड्रेट लगेगा। समझा। और जिनका वो फैट परसेंटेज ज़्यादा है, वो सिर्फ एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, उनको वो एक ऑल्टरनेटिव कार्ब हाई और लो कर सकते हैं। अगर ये तो होगी वेजिटेरियन लोगों की कि हमें नहीं, ये हो गए नॉर्मल की प्रोटीन कितना खाना चाहिए। अब वेजिटेरियन लोग कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं? वेजिटेरियन लोगों में पल्सेस है, सोया है, कर्ड या मिल्क है। में कर्ड या मिल्क आप ज़्यादा नहीं ले सकते बिकॉज उसमें फैट भी होता है। तो कर्ड इज़ बेटर देन मिल्क, थोड़े से अमाउंट में 100 ग्राम तक आप उसको ले सकते हो। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस मिक्स कर सकते हो, स्प्राउट्स मिक्स कर सकते हो, एंड यू गो क्लोज टू प्रोटीन। बट एटलीस्ट 100 ग्राम आप खा रहे हो, आपको खाना चाहिए एक मील में मिक्स मैच करके। सोया है, एडमा है, फिर उसके बाद हेम्प इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। लोगों को पता नहीं इसके बारे में हेम्प, बिकॉज लोगों के माइंड में है कि हेम्प मीन्स भांग, बट उनको पता नहीं अपने आयुर्वेदा में जो भी चीज़ें थी उनके अलग बेनिफिट थे, वो लोगों ने उसको कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करके उससे अलग चीज़ें भी बना ली, हैश भी ससे, उसकी वजह से उनका इंप्रेशन रॉन्ग चला गया है। बट हेम्प हार्ट मीन्स या हेम्प सीड्स, ये 3 चम्मच डाल के आप 10 ग्राम प्रोटीन सोर्स बढ़ा सकते हो, जो किसी और चीज़ में उतना हाई क्वालिटी में आपको नहीं मिलेगा। और लोगों को पता नहीं, ये अपने कल्चर में अपने इसमें देखा जाता है। मसूर की दाल आती है जो पिंक कलर की होती है, वो उसका डोसा बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं इडली बनाते हो सिर्फ राई से डालना है। आप 100 ग्राम उड़द दाल ले रहे हो तो 25 ग्राम मूंग डालो और उससे इडली बनाओ, डोसा बनाओ। इंस्टेड ऑफ रोटी यू कैन हैव दैट विद सब्जी या एक फिश चिकन के साथ। तो दोनों सोर्स प्रोटीन हो गए। उसके थोड़ा कैड कुकुम्बर ले लो या कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड ले लो। ऐसे आप ब्राउन राइस भी खा सकते हो, ब्राउन राइस थोड़ा सा खा सकते हो सुबह शाम, जरूरी नहीं आपको जीरो का भी करना है। ठीक है, बिकॉज समटाइम क्या होता है जीरो का आपके उसके आप एकदम लो हो जाते हो, क्योंकि जो फैट होता है वो इमीडिएटली एनर्जी के लिए नहीं आता है। उसके लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना पड़ता है और वो बढ़ेगा, उसके बाद तो फैट मेल्ट होगा, वो एनर्जी के लिए आएगा और उसके लिए हाफ एन आवर का वर्कआउट लगेगा। तो इसलिए बिफोर दैट कमिंग यू नीड समथिंग सोर्स कि आप वो 20-30 मिनट्स परफॉर्म कर सको। अंडरस्टैंड? तो लोगों के माइंड में बहुत सारे नहीं, जीरो का भी करना है, जीरो का करना है बट नॉट लॉन्गर टाइम। ह्यूमन बॉडी इज़ हाईली अडेप्टिव, कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें और एक सोर्स है, आप फैट लॉस के लिए या 6 पैक लाने के लिए कर सकते हो इंटरमीडिएट डाइट। इंटरमीडिएट डाइट पे बहुत वो चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमारे पुराने ज़माने से फास्टिंग का ही है और कुछ लोग कहते हैं ये वेस्टर्न कल्चर है। क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली वेस्टर्न के हिसाब से लोग सोचते हैं कि 8 घंटे खाना, बट उनको पता नहीं 8 घंटे कौन से होते। आप सुबह अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, जब सन जा रहा है उस टाइम आप बंद कर दो। अपने
नेचर के हिसाब से, अपने वेदर के हिसाब से। उसमें 2 टाइम जोन्स भी होते हैं ना कि आपको 16 घंटे का फास्ट करना है, 14 घंटे का फास्ट करना है इंटरमिटेंट में, तो एक्चुअल में बेनिफिशियल कौन सा होता है? सी कैसे होता है, फर्स्ट में जिसने कुछ भी नहीं किया है उसको पहले एकदम से एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। पहले गो विथ 12-12 यानी 12 आवर्स फास्टिंग 12 आवर्स ईटिंग। अच्छा। उसमें रिजल्ट आ रहा है, स्टे विद दैट, डोंट चेंज इट। नहीं आ रहा रिजल्ट एक सर्टन टाइम के बाद, देन आप वहाँ पे 14 करो और यहाँ पे 10 पे आ जाओ। ठीक है। ऐसे 2-2 घंटे कम ज़्यादा करके अपनी बॉडी का रिएक्शन देखो, एज पर बॉडी रिएक्शन अपने आप को आगे लेके जाओ। यानी कहने का मतलब ये है 10 रुपये में काम आ रहे तो वाई स्पेंडिंग 100 रुपीज़, ये आप बचा के रखो ना, जब आपको जरूरत पड़ती है आप खर्चा कर सकते हो। उसी तरह से ठीक है। अगर सॉफ्ट इसमें यानी थोड़े कम मेहनत में अगर बॉडी रिएक्ट करे तो वाई यू वर्किंग सो हार्ड, एज पर द रिक्वायरमेंट, जब कोई ज़रूरत पड़ी तभी उसको हार्ड करो ऐसे। तो उसमें फिर जेनेटिक भी होते हैं, ओके। यानी मेजो, एक्टो एंड इंडोमॉर्फ टाइप ऑफ बॉडी। मेजोमॉर्फ टाइप बॉडी जिनको बॉर्न एथलीट कहा जाता है, ओके। जिनकी बॉडी फास्ट रिएक्ट करती है किसी भी चीज़ को, ओके। यानी वो थोड़ा बहुत भी गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा भी डाइट कर रहे हैं तो दे विल कम लाइक एक्सट्रीम। अच्छा। यानी उनके कंपैरिजन में दे, आपने देखा कोई की चीज़ ऐसे होते, लोग ऐसे होते हलवा पूरी खाते फिर भी 6 पैक आता है, हाँ। दैट जेनेटिक कॉल्ड मेजोमॉर्फ। ओके। इनको एथलेटिक चीज़ें करियर चूज करना चाहिए, बिकॉज उनकी बॉडी उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। फिर एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ क्या पतले होते हैं, ओके। मसल भी नहीं पुट ऑन करते, फैट भी नहीं पुट ऑन करते, तो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। अब उनको आप ओवर एग्जॉस्ट करो तो और भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज वॉट एवर यू ईट बॉडी यूटिलाइज इन डे टू डे एक्टिविटी। हाँ। तो एक्सेस एक्टिविटी करो तो और पतले हो जाएंगे, तो उनको चाहिए पहले डाइट। अभी मेजो का डाइट मैंने बोला आपको, वो 4 मील में करते, थोड़ा सा प्रोटीन मीटिंग करते, उनका काम चल जाता है। एक्टोमॉर्फ के लिए डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। उनको सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करना है, 3 दिन के ऊपर नहीं करना है, वो भी 45 मिनट्स एक्सट्रीम हेवी लोड मीन्स प्रोग्रेसिव वर्कलोड बढ़ाती हुई हर बार बढ़ा के, एंड सिर्फ 30-45 मिनट्स वर्कआउट करना है, वो भी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए, और हर 2-3 घंटे बाद खाना है। ओके। यानी 4-5-6 मील कर सकते हैं। इनको इंटरमीडिएट काम नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि इनको खाना है, इनको पुट ऑन करना है। ठीक है। देन फिर आता है इंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। सबसे वर्स्ट बॉडी, जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके थोड़ा सा रिजल्ट आता है, और वो फट से चेंज भी हो जाता है। क्या वो कौन से होते हैं? उन पे फैट ज़्यादा पुट ऑन करने की आदत होती है, अच्छा। वो इजीली पुट ऑन करते कंपेयर टू अदर पीपल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू कम्पीट विथ योर सेल्फ, हाँ। नॉट विद अदर्स, बिकॉज उनका जेनेटिक अलग होगा, उनका बॉडी टाइप अलग होगा, तो उनकी बॉडी अलग रिएक्ट करेगी। तो यू कैंट एक्सपेक्ट दैट सेम थिंग विद योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी का टाइप ही अलग है। तो एंडोमॉर्फ वो होते हैं जिन पे मोटापा इजीली चढ़ता रहता चढ़ता रह जाता है, उनके लिए चाहिए 4-5 डेज वेट ट्रेनिंग, ऑल 6 डे कार्डियो एंड वेरी स्ट्रिक्ट जीरो कार्ब लो कार्ब डाइट, ये सब चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अच्छा। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो होती है वो इंडोमेसो, एक्टोमेसो ऐसे 30-40-60% होती है। प्योर इंडो या प्योर एक्टो नहीं होती, ठीक है। मिक्स मैच होती है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद योर डाइट फॉर 3-4 मंथ्स। आपके 1 महीना आप डाइट करके और एक्सरसाइज करके आपको जज करना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। उससे यू कैन कम टू नो कि ये किस तरह से कौन सी डाइट, जैसे आप अपनी बात बता रहे थे ना कि बचपन में आप एकदम पतले दुबले थे, फिर आपको किसी तरह वर्कआउट करके अपना मसल बिल्ड करना पड़ा, तो मतलब कि आपकी बॉडी कौन सी? मेसो एक्टो थी, मैंने मस्कुलर तो होता था मैं, बट पतला भी था। ओके। मेसो इंडो नहीं था, क्योंकि पतले होते बट फैट भी नहीं होता है, फैट भी रहता है बॉडी के अंदर, मसल नहीं होते पतले होने के बाद भी। ओके। तो ऐसे, तो उससे जज करते हैं इंडो मेसो है कि एक्टो इंडो है, ऐसे कि एक्टो बेजो है। ओके, मतलब मिक्स होती है Mix यूजुअली बॉडीज मिक्स। और वही परसेंटेज होता है, 60% मेजो होगी तो फिर भी रिएक्ट अच्छा कर रही है, और 60% अगर इंडो होगी तो बहुत डिफिकल्ट रिएक्ट करेगी। देन आपको हर दुनिया भर के सोर्स लगाने पड़ेगी आपकी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए। ये जेनेटिक निकाल नहीं सकते, बट यू कैन कंट्रोल विद डाइट एंड एक्सरसाइज, इन हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो और अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नीड राइट गाइडेंस एंड परफेक्ट नॉलेज टू टेक योर बॉडी फॉरवर्ड। तो ये सब नॉलेज पहले नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया। ये सब जो लोग मुझे टॉन्ट करते थे उससे वो एग्रेशन था, मैंने स्टार्ट किया। फिर वी आर लाइक 10 के बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी हमारी कि हम लोग कि कॉलेज में जाए अच्छे या पढ़ाई करें, तो हमने नाइट कॉलेज किया, सुबह हम लोग काम करते थे। तो वी आर 3 ब्रदर्स 1 सिस्टर, 6 मॉम डैड, 6 पीपल घर में थे। पिताजी अकेले कमाने वाले थे। उस टाइम के लोग सिर्फ 8 घंटा काम करते थे, 5 बजे उसके बाद वो घर पे आते थे, फैमिली का टाइम। अभी वी आर वर्किंग आई थिंक 12 आवर्स। अपना सब टारगेट ही चेंज हो गया है, अपने को गाड़ी चाहिए, अपने को बड़ा घर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग ऑल्सो, वी आर हार्ड वर्किंग। बट उस टाइम के लोग का अलग प्रेफरेंस था
अभी के लोगों का अलग प्रेफरेंस है, अपने अपने टाइम की अलग अलग बात होती है, वी कैन से एनीबडी रॉन्ग राइट, पर अपने अपने यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस होने लगे फैमिली में, बिकॉज वी नॉट गिविंग टाइम। उस टाइम पे उतना क्लासेस नहीं होते थे, बॉन्डिंग ज़्यादा होती नहीं घर पे, हर चीज़ का अलग इफेक्ट होता है। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया ये करते हुए, तो वहाँ पे जब मैं आर्यभट्ट हाई स्कूल में था, नीचे प्रोफेशनल वेस्टर्न रेलवे के बॉडी बिल्डर आते थे। मैं 3 साल गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट वेस्टर्न बॉडी बिल्डर को मेरे को सीखना था और मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। तो मैंने बोला मैं आपको हेल्प करूँगा, प्लेट भी लगाना है, निकालना है, सब कुछ करूँगा, प्लीज़ उसके बदले मुझे गाइड कर दो। और ऐसे करके कि फिर उन्होंने गाइड करना स्टार्ट किया। आई विन फर्स्ट कामगार श्री टाइटल, और उसके बलबूते, और उसके पहले मैंने सिक्योरिटी का जॉब किया, कहीं पे कंप्यूटर ऑपरेट किया, मैंने फॉक्सफोर्ड प्रोग्राम किया, टाइपिंग इंग्लिश मराठी किया। आई वांटेड टू ज्वाइन पुलिस फोर्स, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था, बिकॉज उस टाइम लोगों को गवर्नमेंट जॉब सेफ लगता था। तो सोचा था वैसा कुछ, यानी ये करते करते वो सब चीज़ें मैं वो सोर्सेज भी जमा कर रहा था, क्योंकि पहले से मेरी आदत थी कुछ चीज़ करना है तो उसके आजू बाजू के सोर्सेज जमा करना है, जो वो चीज़ अपने को अचीव करने के लिए हेल्प करे। तो मेरा टारगेट होता रहा ऑलवेज। तो बचपन से शायद मेरे जेनेटिकली मेरे अंदर थी वो चीज़ें, यानी जी जान लगा के घुस जाना उस चीज़ में, जो होगा देखा जाएगा, जो भी करे अपने पर, किसी को हार्म तो नहीं कर रहा है। तो ये एक मेरा, और आई डोंट वांट टू लिव दैट गरीबी के लाइफ जहाँ पे मैंने ज़िंदगी में एक बार भी एक अच्छी दिवाली नहीं देखी। हर बार कपड़े के प्रॉब्लम, स्कूल में बुक के प्रॉब्लम, पेन पेंसिल के प्रॉब्लम, क्लोथ्स के प्रॉब्लम, यानी परेशान हो गया था उस चीज़ से बचपन से, वो चीज़ देख देख के। तो वो सोचा था मैं कि ये सब चीज़ें इससे बाहर निकलना है। और मेरे अराउंड में देखा ना कोई रिलेटिव है, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई ऐसा कोई है जो मुझे हेल्प करे, इससे निकाले। जो भी करना मुझे अपने आप को करना है। तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई थी, और उसके हिसाब से मैं काम कर रहा था। इनको मैंने हेल्प करना स्टार्ट किया, उन्होंने गाइडेंस किया। फिर मेरे को फर्स्ट जॉब लगा तलवागढ़ में, वार्डन ब्रांच में, जहाँ पे उन्हें फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों को देखा जो बड़े घर में रहते हैं, बिकॉज दैट द एरिया वेयर दिस बिरला, अंबानी, गोदरेज, ऑल दिस पीपल स्टेज। उनको देख के मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हुए कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, ऐसे लेवल पे जाना है। तो आप, जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी ना, आपने लिखा है सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर। तो ये सेलिब्रिटी सर्कल में आप कैसे पहली बार एंटर करे? कैसे आपने अंबानी फैमिली से रिलेशन बनाए, बिरला फैमिली से रिलेशन बनाए, और इतने सारे और जैसे जेनेलिया हो गई, और इतने सारे लोग के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाए? अभी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, उनको लगता है बहुत इजीली मुझे मिला होगा। मैंने 12 साल, मैं 2 साल तलवागढ़ में काम किए। देन आई स्टार्टेड पर्सनल ट्रेनिंग। फर्स्ट पर्सनल ट्रेनर मुझे मिला जो 5000 रुपीज़ दे रहा था 12 सेशन के, मीन्स 500 रुपीज़ पर सेशन, विच इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर माई सेल्फ। वहाँ से हम लोगों ने घर में लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। तो वी बिल्ड अप दैट फील्ड टू ट्रेनिंग पीपल इनसाइड द हाउस विदाउट इक्विपमेंट। पहले लोगों को पता नहीं था, मिक्स मैच करके योगा, वेट ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को थोड़ा 1-2 डंबल मंगवा के उससे एक्सरसाइज करवा के वहाँ पे 12 साल किए। बिकॉज मेरा जो भी नॉलेज था उस टाइम का, मैं जो भी चीज़ करता था, मैं कर लेता था सब कुछ चीज़ें अच्छे, बट मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें की कर रहे हैं। तभी एक कैजात कबड़े नाम के किसी एक हमारे इसमें जो मेरे साथ वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर था, उन्होंने वो कोर्स निकाला KLN। ही इज़ द फर्स्ट गाय आई थिंक जिन्होंने वो नॉलेज थोड़ा सा लाया इंडस्ट्री में। किस चीज़ के लिए? ये वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, एनाटॉमिकली क्या बॉडी में रिएक्शन होता है, हर चीज़ का मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में और कैसे करते हो चीज़ें, और उसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी के अंदर। दैट इज़ माई फर्स्ट कोर्स आई डिड। ठीक है। KLN वो करने में थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ा। वो करते करते मैंने 12 साल टाउन में किया था। लोग 5,000 के ऊपर दे नहीं रहे थे, भले 20-25 क्लाइंट कर रहा था मैं, बट कुछ हो नहीं रहा था। वहाँ पे जाते हुए US एम्बेसी थी पेडे रोड पे, वहाँ पे ऑलवेज दिखता था। 12 साल हो गए मेरे रोड पे जाते हुए, ये कर रहा हूँ कुछ प्रोग्रेस में, 20-25 हज़ार के ऊपर जा नहीं रहा है, बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड बोले ये लोग तो फॉरेन वीडियो में जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कभी आएगी ऐसी चीज़। ऐसे देखिए कुछ सोचे, बाइक खड़ी करके मैं सोच रहा था। मैंने सिद्धि में, हमारे यहाँ पे गणपति का एक टेम्पल है सिद्धिविनायक, मुंबई का फेमस है। कोई भी तो लोग वहीं पे जाते हैं, बिकॉज वो एक बड़ा टेम्पल है लोग में। उनका नाम लिया और क्या पता नहीं मैंने वो एरिया ही छोड़ दिया, टाउन। आई वेंट टू बैंड्रा। अच्छा। फिर से जीरो से स्टार्ट किया आफ्टर 12 ईयर्स। ओके। तब तक बॉडी बिल्डिंग में मैंने अच्छा नाम कर लिया। मैंने मिस्टर बॉम्बे टाइटल गोल्ड मेडल मारा था, महाराष्ट्र सिल्वर गोल्ड मेडल में चला गया था, जूनियर चैंपियनशिप किया था, 6 टाइटल मेरे बॉडी बिल्डिंग में अच्छा नाम हुआ, रीजनल पेपर में मेरे नाम आने लगे थे, बट उसके बाद भी कुछ कमा नहीं रहा था अच्छे से। तो ये सब छोड़ के मैंने सोचा ये मेरा जो नॉलेज है वो साइड में ज़्यादा लोगों को काम आएगा। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे फिर से जीरो से स्टार्ट किया। वहाँ पे भी एक ट्रेनर ने मुझे अलाउ किया, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में मेरा अच्छा नाम था। ही वांटेड टू लर्न बॉडी बिल्डिंग का थिंग फ्रॉम मी। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, फिर से जीरो से स्टार्ट किया। और क्लाइंट कोई थे नहीं, तो जो भी रहता रहा गलत कर रहा था मैं उनको करके सिखाता था। किसी एक बंदे ने मुझे देखा तो वहाँ पे, एंड ही कॉल्ड इन,
हाई सर आई वांट टू टॉक टू यू. मतलब व्हाट हैपन? बोला आई वांट टू सेंड यू टू समवन हु इज़ वेरी बिग एंड प्रेस्टिजियस पर्सन इन द सोसाइटी. आप जाओगे क्या? मैंने बोला आप आपके टेलर के क्यों नहीं भेज रहे, मुझे क्यों भेज रहे? बोला मैं वो बहुत बड़ा आदमी है, मुझे ऐसे आदमी को भेजना है जिसका नॉलेज अच्छा हो और मेरा नाम ना खराब हो. मेरा ट्रेनर है बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि वो उस लेवल का है या नहीं. बट आई सॉ यू टीचिंग एवरीबडी योर नॉलेज, योर फिजिक एंड एवरीथिंग. यानी आप दूसरे को बिना किसी इंटेंशन से सिखाते हो ना, कहीं पे उसका आपको एक फल मिलता है. मैंने वो भगवान को प्रे करके यहाँ पे सोचा था मैं तो फॉरेन कभी नहीं जाऊँगा. उसने मुझे रितेश देशमुख के पास भेजा. रितेश देशमुख वॉज गोइंग फॉर अनफॉरगेटेबल टूर जब ये अभिषेक बच्चन का लॉन्च था. अच्छा, एंड आई वेंट फॉर वर्ल्ड टूर विथ हिम. क्या बात है, वहाँ पे सोचा और यहाँ पे मैंने पूरे वर्ल्ड टूर कर लिया. क्या बात है. उसके पहले एक मैं बताना चाहूँगा और एक इंसिडेंस हुआ. आई ऑलवेज से कि गॉड विथ मी ऑलवेज. ये जब कर रहा था मैं 6 महीने हो गए थे मेरे को, तब ये रितेश देशमुख मिले नहीं थे. और एक कोई साउथ से बंदा आया था, उसको बजरंग बली का कुछ करना था बट अपने यहाँ पे मॉडल लोग को एक्सपोजर नहीं है फेस का, दे डोंट वांट टू डू. तो किसी ने मुझे बोला किसी को बॉडी बिल्डर चाहिए, जाके देख तेरे को कुछ पिक्चर में छोटा मोटा काम मिलेगा. तो मैं क्या एक्साइटेड हो गया, JW इवेंट में उठाया था. तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, वो थोड़ा नर्वस था. अर्जुन करके थे वहाँ के एक्टर डायरेक्टर, थोड़ा नर्वस था. वो मुझे देखा, ही वॉज हैप्पी. बट उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू बिलीव इन गॉड? मैंने उसके पास देखा, बोले बस मैं 6 दिन नॉनवेज खाता हूँ बिकॉज मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, सिर्फ एक दिन बजरंग बली के लिए मैं वेज करता हूँ. वो ऊपर से ओके क्लैप मारने लगा. वो व्हाट इज़ अ कोइंसिडेंस, दिस इज व्हाट आई वांटेड बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर बजरंग बली. मैंने 40 बाय 40 का एक स्टैचू बनाया, एक पत्थर ढूंढा है, उसमें मुझे बॉडी बिल्डर का लुक देना है. आई वांट टू सी कि बजरंग बली बॉडी बिल्डर के गॉड माने, यानी शक्ति के गॉड माने जाते हैं. वो दिखते कैसे होंगे, बॉडी बिल्डर कैसे दिखते हो, तो उनका चाल ढाल, उनका लुक कैसे होगा. तो आई वांट सम ह्यूज बॉडी बिल्डर. उसको देखिए वैसा मुझे स्कल्पचर करना है. उसके लिए मैंने पद्मश्री अवार्ड विनर स्कल्पचर को भी ढूंढ के रखा है. बट आई वांट टू डू दैट, मेरे को कोई मिल नहीं रहा है. आई सॉ यू एंड आई वाज हैप्पी बिकॉज यू बिलीव इन गॉड एंड दिस इज लाइक भगवान ने तेरे को मेरे पास भेजा होगा. बट तू 10 kg गेन कर सकता है क्या? और मेरे लिए 10 kg गेन करना नॉर्मल काम था बिकॉज बॉडी बिल्डिंग हम लोग 1936 वेस्ट करते थे, 29 वेस्ट करते थे. ऐसे मैंने 15 साल में 30 बार किया होगा, क्योंकि 3 महीने गेन करने के लिए लगते हैं, 3 महीने लूज करने के लिए लगते हैं. तो एक साल में आप 2 ही बार ये प्रैक्टिस कर सकते हो. एवरी टाइम यू कम टू नो योर पास्ट मिस्टेक्स, एवरी टाइम यू कम टू नो योर शॉर्टकट्स, एवरी टाइम यू कम टू नो दैट यू आर स्ट्रॉन्गर फॉर द वर्कआउट विच यू आर डूइंग बिफोर. नाउ दैट वर्कआउट इज नॉट वर्किंग, नॉट बर्निंग एनी कैलोरीज. अभी आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो उस पर बिकॉज योर बॉडी यूज्ड टू फॉर दैट, योर बॉडी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट. यू नीड टू डू मोर प्रोग्रेसिव वर्कआउट, मोर इंटेंसिव वर्कआउट. अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप योर बॉडी, मेक योर बॉडी लेजी एंड कम बैक टू अगेन टू रिएक्ट टू योर बॉडी. ये मुझे पता था. मैंने बोला मैं कर लूँगा 10 kg गेन करके. वहाँ पर गया, दिल सरप्राइज, बोला इतना कैसे पुट ऑन कर लिया. वी डिड दैट शूट, मेरे को बजरंग बली का गेटअप देके उन्होंने शूट किया एंड सब जगह से फ़ोटो निकाला. वो इंसिडेंस करके आने के बाद आई गॉट दिस रितेश देशमुख का चांस. आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन बट दिस इज व्हाट हैपन इन माई लाइफ. उसके फोटोज में आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे वो चीज़ें. फिर वहाँ पे वो 10 साल का तो टेम्पल बना चेन्नई में, वो जो मेरा फोटो लिया था उसके ऊपर उन्होंने स्कल्पचर करके 10 साल लगे उस चीज़ को, यानी. एंड उसके बाद जो मैं वो सेलिब्रिटी, पहले रितेश सिंह मिला, फिर जॉन मिला, शिल्पा मिला, एंड देन माई जर्नी वाज एज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर. देन आई गॉट 3 टाइम बेस्ट ट्रेनर अवार्ड, 3 टाइम बेस्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर ऑफ द कंट्री एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर ऑफ द कंट्री, टॉप ट्रेनर ऑफ द कंट्री. ये सब मैंने लिया और ये सब चीज़ों की वजह से जो मेरा नाम था गूगल में नंबर 1 पे था. वहाँ से अनन्या बिरला ने सर्च किया, ही कॉल्ड मी. अच्छा, तो वहाँ से फिर अनन्या बिरला फर्स्ट मिली बिकॉज अनन्या बिरला इज वर्किंग विथ मी. नीता अंबानी मैम वांट समबडी फॉर ईशा अंबानी, सो शी कॉल्ड मी थ्रू जॉन. तब तो जॉन में शिल्पा सब सेलिब्रिटी में सिखा रहा था. ओके. तो मैं वहाँ पे गया, फिर ये लोग मिले हैं, फिर उसके बाद जो भी बड़े बड़े लोग थे. अंबानी फैमिली कैसे मिली है फिर आपको? तो वही बोला उन्होंने, व्हेन जॉन वहाँ पे गया था, दे वांटेड समबडी फॉर ईशा. दे आस्क्ड जॉन की कोई ट्रेनर चाहिए बट हु इज़ वेल नोन एंड गुड इन स्किल. तो बोला माई ट्रेनर देयर, ही इज ट्रेनिंग ऑलरेडी अनन्या बिरला. तो अनन्या बिरला लेट कॉल हिम टू ट्रेन हर माय ईशा अंबानी. ठीक है. तो इस तरह से वो फिर वो कनेक्टेड हुआ, फिर वहाँ पे हो गया. फिर मेरा नाम ऑलरेडी गूगल पे होने की वजह से मुंजाल जो दिल्ली में हीरो होंडा के ओनर है, वो लोग ने मुझे बुलाया. तो मैं 2 दिन वहाँ पे आता रहा. श्रीलंका से धमाइका बरेरा, ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग एरिया से मुझे बुलाने लगे. लोग मेरे जिम के बाजू में आके रहने लगे फैट लॉस के लिए, जो रिच बाप के बच्चे हैं. अच्छा. जिसकी बेटी की शादी करवानी है और बहुत फैट है, बाप टेंशन में, उनको चाहिए कि इसको लूज़ करवाए किसी तरह से.
because of my name and all these things which I achieve, Anant Ambani weight loss and all these other people, I got तो more name. अनंत अंबानी का वेट लॉस कैसे हुआ? आपने कुछ हाथ था हाँ, आपका? नहीं, पहले मैंने ईशा अंबानी से स्टार्ट किया, फिर आनंद अंबानी पे आए, वहाँ से वॉकिंग स्टार्ट किया, फिर नॉट ओनली से कि मेरा उनका खुद का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने खूब मेहनत की और उसके बाद वेट ट्रेनिंग भी की, डाइट भी बट किया। आपने उन्हें ट्रेन किया? हाँ, मैंने खुद 9 महीने तक ट्रेन किया उनको, Okay. और वी अचीव दैट टारगेट। एंड वो सब ट्रेनिंग करके फिर वो भी नाम हुआ, एक जुड़ गया मेरे साथ जॉन बिन के साथ। जॉन की फोर्स मूवी से लेके अभी तक की मूवी तक मैंने उनको ट्रेन किया। शिल्पा शेट्टी का पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस मैंने किया। फिर रितेश जेनीला के अच्छे चेंजेस करवाया, उनका पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट नेटल, प्री नेटल, फिर अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग आए, उनको सबको ट्रेन किया। एंड ऐसे करते मैं वो अलग, यानी ऐसे नहीं हुआ कि मैं सिर्फ सेलिब्रिटी और बिग कॉर्पोरेट को सिखा रहा हूँ। उसमें स्टूडेंट भी आते थे, बॉडी बिल्डर एथलीट भी आते थे, हाउस वाइफ भी आते थे। हर एक की भी अलग बॉडी होती है, हर एक का एक अपना अलग लाइफस्टाइल होता है, अलग अलग एरिया में रहने वाले अलग होता है। अभी गांव का कोई लड़का लेके आऊँ मैं और सिटी का लड़का लेके आऊँ, गांव का लड़का पहले दिन ही 2 पुशअप कर लेगा। हाँ, सिटी के लोगों का लाइफस्टाइल कम होता है, उनको 1 पुशअप सिखाने के लिए 2 महीने लगेंगे बिकॉज उनका हर जॉइंट वीक है, उसको मैं हर जॉइंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तब जाके एक फुल रेंज ऑफ मोशन में 1 पुशअप वो सीख पाएगा। वैसे रिच लोगों का है, वो लोग, उन्होंने वो चीज़ की ही नहीं है, उनके पास वो है नहीं। आप उनको इमीडिएटली पुश नहीं कर सकते, उनको रिक्वायर मोबिलिटी लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी, कंडीशनिंग लगेगी, तब जाके वो चीज़ वो कर पाएंगे। ये चीज़ लोग भूलते हैं और लोगों को पुश करवाने लगाते। तो अंबानी फैमिली को ट्रेन करने के बाद आपको कैसा फील होता है कि क्या आप अपने काम में सक्सेसफुल रहे हैं? क्या उनका लाइफस्टाइल कैसे डिफरेंट है एक नॉर्मल आदमी के लाइफस्टाइल से? एक्चुअली मैं NDA साइन विद अंबानी, इसके मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। नहीं, बट ये इतना बता सकते हो आप कि उनका लाइफस्टाइल एक नॉर्मल इंसान के लाइफस्टाइल से कैसे डिफरेंट है? अभी आप देखें, नॉट ओनली अंबानी स्टाइल, मैंने जितने भी कॉर्पोरेट देखे उनका लाइफ स्टाइल ही चेंज हुआ है। वो सिर्फ ऐसे बैठे रहते हैं, फाइल्स और ये हैंडल करते हैं, हाथ भी उनका ऐसे रहता है, तो दे लॉस्ट शोल्डर स्ट्रेंथ एज वेल। तो उनको ट्रेन करते वक्त बहुत ही केयरफुली ट्रेन करना पड़ता है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ बॉडी रिएक्ट करेगी, बिकॉज उन्होंने जो बिल्डअप करना था उनके एज के हिसाब से, लाइफ के वो सब लॉस कर लिया। सी ह्यूमन बॉडी का कैसे है, जो चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे बॉडी वो स्ट्रेंथ, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस पर सब छोड़ देगी। तो आप बैठ के काम करें तो आपका नी भी जाएगा, लोअर बैक भी जाएगा, एंकल भी जाएगा। तो अगर मैं आपको एक्सरसाइज करवाना है तो मुझे पहले इन चीज़ों पे काम करनी पड़ेगी। तो एक खड़े खड़े इंसान कुछ बिल्ड करता है? लाइक अगर एक इंसान खड़ा हुआ है 15 घंटे और एक इंसान 15 घंटे बैठा हुआ है, उन दोनों की बॉडी में क्या डिफरेंस होगा? कैसे होती है? आप खड़े रहते हो तो आप बैक आर्च करोगे, आपकी बॉडी बैक, लो बैक स्टिफ होगा। आप ज़्यादा देर खड़े रहे हो तो आप देखो बहुत सारे लोगों को वर्टिगो वेंस भी होता है, यानी वेंस जो बाहर पॉपिंग होते हैं काफ पे, वो भी खड़े रहने की वजह से होता है। लॉन्गर टाइम खड़े रहने की वजह से, सो मेनी ईयर्स, वो लाइफ स्टाइल की वजह से या वर्क स्टाइल की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। उनको अलग तरह के जॉइंट की स्टिफनेस होती है। बैठ के जो काम करते हैं उनका वो थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है, बिकॉज वो सब कुछ रिलैक्स में, जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में यूटिलाइज हो रही है वो थोड़ी बहुत मेंटेन करेगी, बट फिर भी नॉट अप टू द मार्क, मीन उसकी जो लिमिट है उतना मेंटेन नहीं करेगी। तो ऐसे लोगों को वर्कआउट करना है। जैसे अभी अपने आपको बताना चाहूँगा कि वाई पीपल नॉट वर्कआउट, वाई दे अवॉइड द वर्कआउट गोइंग। उसका सबसे बड़ा रीज़न है दे आर स्टिफ। जो बैठ नहीं पा रहा है उनको आप जाके पुश करो, नहीं बैठो, तो वो इरिटेट हो जाते हैं कि जो चीज़ मुझे नहीं आ रही है तुम मुझे ज़बरदस्ती कर रहा है बेटा। ऐसे 10 लोग जाके बोलते नहीं इतना तो आना ही चाहिए, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल चीज़ है। बट दे लॉस दैट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड, वी नीड टू प्रिपेयर देम अगेन फॉर दैट नेचुरल थिंग विच दे लॉस। वी हैव टू वर्क ऑन द एंकल मोबिलिटी। समटाइम व्हाट हैपन होता है, एंकल फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी एंड हिप फ्लेक्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी, इसके वजह से भी आप बैठ नहीं पाते थे पूरा, ग्रॉइन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा नहीं होती। तो यू हैव टू वर्क ऑन द ग्रॉइन, यू हैव टू वर्क ऑन द हैमस्ट्रिंग, यू हैव टू वर्क ऑन नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप फ्लेक्सर, जो आपको अच्छे से विदाउट इफर्ट बैठना सिखाए। और वो आ गया तो बैठने उठने में आप कंफर्ट फील कर रहे हो, तो आप इंजॉय कर रहे हो। इंजॉय कर रहे हो तो यू परफॉर्म लॉन्गर टाइम। आपकी ताकत कम जा रही है बिकॉज आप स्टिफ नहीं हो, स्टिफ हो गए आपकी ज़्यादा ताकत जाएगी, तो आप यू एंड अप विद डूइंग लेस काउंट। बट वही फ्री हो जाओगे फ्लेक्सिबल और मोबाइल, तो यू कैन परफॉर्म मोर बेटर, मोर लॉन्गर टाइम, बिकॉज वो चीज़ आपको ईजी हो गया, यू आर इंजॉइंग दैट थिंग। तो कैसे हो सकते हैं फ्लेक्सिबल? उसके लिए मोबिलिटी वर्कआउट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज। ओके, वो आपको चीज़ें आसान करती है, मूवमेंट आसान करती है। अच्छा, कोई एक बिगिनर है सपोज, जो अभी तक कभी जिम नहीं गया है, 25-26 साल का इंसान है, उसे वेट लूज करना है, तो
जिम का कोई ऐसा रूटीन होता है कि पहले आपको जिम में आके ये करना चाहिए, उसके बाद ऐसा करना चाहिए, फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए और लास्ट में आपको ये करके तो जाना ही चाहिए? कोई ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि हर एक इंसान को वो फॉलो करना चाहिए? या ऑफ कोर्स, भले वो बिगिनर हो या किसी भी तरह का एथलीट हो, हर आदमी अपने अपने रिक्वायरमेंट के, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सर्टन लेवल ऑफ मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट पेज में आपको डायनामिक मूवमेंट्स करनी चाहिए, डायनामिक, जिसमें आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी हो जाए, Okay. वो डायनामिक वार्म अप जिसे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वो सब ओपन अप होने के बाद देन यू स्टार्ट मूविंग एज पर द बॉडी पार्ट। ह्यूमन बॉडी है 6 बॉडी पार्ट्स, लाइक चेस्ट हो गए, शोल्डर हो गए, बैक हो गया, आर्म्स हो गए, स्टमक हो गए, लेग्स हो गए। अभी ये 6 बॉडी पार्ट आपको 6 दिन के अंदर कवर करने हैं। फिर आप 3 दिन में उसको चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप एंड लेग्स करके कवर करो। ये 4 दिन में कवर करो, शोल्डर, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, लेग्स एंड बैक सेपरेट, और उसके बाद एब्डोमिनल। या बीच में जो बचे हुए दिन उनमें कार्डियो और योगा, कि वो भी एक अलग, हर एक चीज़ अलग है, हर एक चीज़ का बेनिफिट अलग है। आपको देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आप बैठ के काम करो तो आपकी सबसे बड़ी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? नॉट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा जा रही है आपकी बॉडी से। ठीक है। तो जो चीज़ मेरे बॉडी से सबसे ज़्यादा जा रही है, मुझे वो चीज़ करना चाहिए, ना कि मेरे टर्न को जो पता है वो मुझे उसके वही चीज़ पे थोप रहा है। ठीक है, पहले होगी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, फिर हाँ। एक बॉडी पार्ट पे वर्क करना और हर एक उसके बॉडी बाद वर्क करना। उसके बाद फिर जो चीज़, फिर आपका टारगेट, फिर आपके टारगेट के हिसाब से उसको प्रोग्रेस करना है। फिर डाइट रिकवरी के लिए, फिर रेस्ट। ओके। ये सब लोग हमें बोलते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, ट्रेनर्स नहीं, कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको कार्डियो करना चाहिए, ट्रेडमिल पे भागना चाहिए। क्या ये सच है या एक मिथ है? मिथ है, ये लैक ऑफ नॉलेज लोग ऐसे बोलते हैं। वेट लॉस सबसे ज़्यादा किससे होता है? वेट ट्रेनिंग से। ओके। वाई? बिकॉज वेट ट्रेनिंग में आप जो वेट उठाते हो, कोई इसमें जो 5 किलो मैंने उठाया वेट, तो 5 किलो का मसल ब्रेक होगा, उसके जगह में 5.1 का मसल आएगा। दैट विल टेक 48 आवर्स। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन वो रिकवरी होगी। और जब ये रिकवरी होगी 48 आवर्स में, तब भी बॉडी आपकी कैलोरी बर्न कर रही है, बिकॉज ऑफ वन वर्कआउट टू जो क्या बॉडी बर्निंग कैलोरीज, जो सोर होता है बॉडी का। तो आपको एक वर्कआउट को 3 दिन इफेक्ट मिल रहा है। कार्डियो में ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको इफेक्ट मिलेगा, नेक्स्ट डे उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, और उससे स्टैमिना बढ़ेगा, उसका अलग बेनिफिट है। इससे आपकी बोन डेंसिटी, मसल बिल्डअप होगी, जिसकी वजह से शेप आएगा, टोनिंग आएगी। ऐसे तो हर एक चीज़ का अपना बेनिफिट है। तो आपको स्टैमिना बिल्डअप करना है। जो स्टैमिना अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टैमिना नहीं काम कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, स्टैमिना नहीं मिलेगा। तो आपको ज़्यादा परफॉर्म करने आपको स्टैमिना की भी जरूरत है। तो वेट लॉस करने के लिए आपको मसल बिल्डअप करना जरूरी है, उससे इजी वेट लॉस हो सकता है रादर देन कार्डियो। लेकिन कार्डियो भी हमें नहीं, साइड ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों भी चीज़ें आप कॉम्बिनेशन करो तो ज़्यादा बर्न होगा। अब कार्डियो वर्कआउट की बात करोगे तो यू बर्न मोर कैलोरीज। ओके। तो कार्डियो वर्कआउट की बात करना चाहिए। हाँ, कार्डियो यूजुअली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते ही पहले ट्रेडमिल करते हैं, वो करना चाहिए या नहीं? सी कैसे होता है, आप 10 स्पिन कर रहे हो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, दैट इज़ फाइन। बट ज़्यादा करके आ रहे हो तो क्या होगा? अभी नॉर्मली कैसे होता है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो चीज़ आप पहला करोगे, जिसमें कम प्रॉफिट है वो चीज़ आप पहला करोगे। ज़्यादा प्रॉफिट है। हाँ, तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको वेट ट्रेनिंग में है। ओके। तो आप कार्डियो से वार्म अप के लिए पहले 10-5 मिनट कर लो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, फिर वेट ट्रेनिंग पे स्टैंड करो, अच्छा कॉन्सेंट्रेट करके वो प्रोग्रेसिव कर लो, इंटेंस कर लो, आपके बॉडी के हिसाब से आपके टारगेट जो भी अचीव करना है उसके हिसाब से। देन गो फॉर दिस थिंग कार्डियो, अगेन मोर फैट लॉस के लिए, उसका तो स्टेमिना भी बढ़ जाएगा और बेनिफिट भी आ जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ये आपको करनी चाहिए ऐसे। ओके। तो अभी कोई भी इंसान जब जिम जाता है ना, एक चीज़ उसके साथ नेसेसरी हो जाती है, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन लेना चाहिए, वो हेल्दी है या नहीं लेना चाहिए? अभी कैसे होता है, भागम मुड़ी के लाइफस्टाइल में आपको प्रोटीन खाने के लिए सोर्स नहीं मिलते, समटाइम आप कैरी नहीं कर सकते वो चीज़ें। तो आप ढूंढते हो कि कोई ऐसी इजी चीज़ मिल जाए जिससे आप कैरी कर सको, जो ऑथेंटिक भी हो और जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन की पूरी हो जाए, तो जो वर्कआउट किया वो रिकवर होकर उसका बेनिफिट मिले। तो इसके लिए ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ें आई थी। एंड द पीपल हु आर वेजिटेरियन, जिनको नॉनवेज नहीं मिलने की वजह से उतना प्योर प्रोटीन सोर्स नहीं मिलता, उनके लिए वो चीज़ें आई थी। सेकेंड थिंग, तो स्वीट ईटर, जिनको स्वीट चाहिए, तो ये आपको फ्लेवर के हाथ में जाती है, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, तो आपका स्वीट क्रेविंग भी जाता है, ईजिली डाइजेस्टिव भी है, ईजिली कैरी भी कर सकते हो। एंड प्लस अगर आपका इंटेंसिटी बहुत हाई है वेजिटेरियन लोग का, तो आप इतना मूंग तो नहीं खा सकते, बिकॉज इतना मूंग बॉईल करेंगे इतना हो जाएगा, और खा भी लोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेट हो गया, कि बॉडी की कैपेसिटी नहीं उतना डाइजेस्ट करने की। तो आपको कोई तो एक सोर्स लगेगा, प्रोटीन सोर्स, जो वे प्रोटीन करके आप ले सकते हो।
नेचुरली कर सकते हो अलग बात है, जैसे मैंने हेम बताया था वो भी चीज़ें आप ऐड कर सकते और करने की कोशिश कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आपको, और आपका इंटेंसिटी वर्कआउट कितना है, उसके हिसाब से आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कवर करना है। तो उसका एक सोर्स है वे प्रोटीन बराबर। अगर आप एक पीस चिकन खा रहे तो आई डोंट थिंक सो आपको ज़रूरत है वे प्रोटीन की, बिकॉज वहाँ से आपको ईजिली स्मॉल क्वान्टिटी में आप वो कवर कर सकते हो। ऐसे जैसे 3 अंडे खा लिए आपने, अब पूरे अंडे खा लोगे तो आपको हर एक में 6 ग्राम मिलेगा, तो 18 ग्राम तो आपको मिल गया ऐसे ही, तो ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन की। अच्छा, तो अंडों से काम चल सकता है। अंडा, तो फिश, अगर अंडे खा रहे, फिश खा रहे हैं तो वे नॉनवेज सोर्स के लिए, नॉनवेज अगर होगा तो ज़रूरी नहीं है। ओके। और आपके वर्कआउट के इंटेंसिटी का आप मैच कर सकते हो नॉनवेज प्रोटीन से। इनफैक्ट उसमें आपको एक बेनिफिट अच्छा होता है कि आप नेचुरल फूड जो खाते हो उससे क्या होता है, वो डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरी बर्न होती है। ओके। तो बैठे बैठे भी वो डाइजेस्ट करने में आपका कैलोरी बर्न हो रहा है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट वही, वो थर्मोजेनिक इफेक्ट है फूड का, वो आपको मिल तो रहा है। अगर फिश खा रहे हो तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है रादर देन इनटेक हो रही है। वो इजीली डाइजेस्ट होता है वे प्रोटीन। अगर आप 50 ग्राम कैलोरी ले रहे हो तो आपकी 10 ग्राम बर्न भी हो रही है साथ में। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, इसलिए प्रोटीन के साथ फाइबर लेना जरूरी होता है, बिकॉज वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता अदरवाइज। अभी मतलब मैं ये वाले क्वेश्चन, मैं सच में अभी एक वीडियो देख रही थी, इवन वेट लिफ्टर की वीडियो थी, वो वुमन प्रेग्नेंट है और वो हैवी वेट लिफ्ट कर रही हैं और उन्होंने कोई टाइटल भी जीता है। एक्चुअल में ये करना चाहिए, एडवाइजेबल है या नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में वेट लिफ्ट? सी अभी इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मेरे को भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमन हेड स्टैंड कर रही है, स्नैच कर रही है, हेवी डेडलिफ्ट कर रही है। अभी देखो उनका लाइफस्टाइल, जो लड़की वो कर रही है मस्ट बी, सी इज़ डूइंग मोर इंटेंस वर्कआउट बिफोर प्रेगनेंसी। तो उसके लिए जो वर्कआउट अभी कर रही है वो 10% है ना, उसका जो एक्चुअल वर्कआउट होगा उससे और 90% और ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और इंटेंस होगा। तो उसके लिए वो चीज़ ठीक है कि उसके नीचे लिखा भी था दिस इज़ हर थर्ड प्रेगनेंसी एंड सी इज़ नो इशू टिल नाउ एंड सी इज़ वेरी फिट एंड शी इज़ वेरी गुड आफ्टर प्रेगनेंसी एंड बेबी ऑल्सो गुड। बट अपने यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ देखिए फट से ये लोग एक्सरसाइज करने घुस जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं किया है और प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये ऑलरेडी इंटेंस कर रही थी, इसका ये 10% है, जो भी वो दिखा रही है उसका 10% है, जो भी इंटेंसिटी वो पहले ही करती थी उसका। तो सी इज अलाउड टू डू दिस बट नॉट द पर्सन हु नॉट डिड एनीथिंग और सडनली प्रेगनेंसी में वेट पुट ऑन कर रहा है इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा है। उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देयर इज चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आजकल क्या हो रहा है ना, सब कुछ इंडिया में इतना वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, सब लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में योगा छोड़ रहे हैं, पिलाटेस कर रहे हैं, आयुर्वेदा छोड़ रहे हैं, एलोपैथी कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ किसी तरह वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। आपके हिसाब से क्या ज़्यादा सही है, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फूड, या हमारा देसी इंडियन खाना और इंडियन एक्सरसाइज? कैसे होता है, फूड एंड एवरीथिंग डिपेंड होता है वेदर, वहाँ का नेचर, वहाँ पे अवेलेबल सोर्स, उसके हिसाब से नेचर वो चीज़ें पैदा करता है आजू बाजू में जो ह्यूमन बॉडी को वो चीज़ें अवेलेबल करवाए या रेजिस्टेंस पावर बढ़ाए वो वेदर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपने अराउंड जो चीज़ें मिलती है या अपने यहाँ पे ठंडे जगह पे कुछ अलग चीज़ें मिलती है, कुछ सब्जी मिलती है जो गर्म जगह पे नहीं मिलती, वो वहाँ पे इसलिए उगती है कि वो सब्जी उनके लिए उस टाइम पे बढ़िया होती है, जो उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाती है टू टैकल विद द वेदर और नेचर। तो अपने को चाहिए कि अपने अराउंड जो चीज़ें हो रही है उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, इंडियन चीज़ों को प्रेफरेंस देना चाहिए, उनके वेदर के हिसाब से वो चीज़ें अच्छी होती है। नाउडेज इवन द वेस्टर्न्स आर फॉलोइंग अस। अपने यहाँ पे बहुत सारे पल्सेस है, दाल्स है जो उनके पास नहीं थे, नाउ दे ईटिंग दाल, नाउ दे डोंट हैव दैट मच लेंटाइल, वो चीज़ें ले रहे हैं। योगा वो लोग कर रहे हैं, उनके करने लोग आपको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। पिलाटे जो आया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो इंजर्ड सोल्जर्स थे, जो बेड रिटर्न थे, जिनको इतनी इंजरी हो गई कि वो उठ बैठ नहीं पाते थे, गोली लगी है, पैर टूट गया, कुछ हो गया है, तो उनको बैठे बैठे वर्कआउट करवा के उनके पैरों पे खड़ा करना था, देन लेटर दे जाके अदर वर्कआउट कर सके, माइक्रो मसल। फिर उसमें और थोड़ा इम्प्रूव होते और इंटेंस वर्कआउट भी आ गया एंड वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो हर एक इसका अलग बेनिफिट है, आपको पता होना चाहिए कभी वो करने चाहिए। अभी अपने यहाँ पे लोग पिलाटे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अपने यहाँ पे लोग स्टिफ हो गए, तो उछल कूद वाले, उठने बैठने वाले मूवमेंट कर नहीं पाते, तो उनको वहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा फील होता है। तो पिलाटे से स्टिफनेस हटती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, देखो इसमें माइक्रो मसल पे ज़्यादा काम होता है।
छोटे छोटे मसल। वेट ट्रेनिंग से फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है? वेट ट्रेनिंग से फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बट आपको अगर आप मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सेपरेटली काम नहीं करो तो। Okay. और सेकंड थिंग, वेट ट्रेनिंग में अपन एक रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेन बढ़ाते हैं, लैटरली उतना स्ट्रेन नहीं रहेगा अनलेस यू प्रैक्टिस लैटरली ऑल्सो। तो हर एक चीज़ के अगर ये चीज़ इससे नहीं मिले तो दूसरे टेक्निक से लेना है। तो वी हैव टू मिक्स मैच एवरीथिंग इन 1 आवर कि आपको स्ट्रेन के साथ साथ एजिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, पावर, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, स्पीड, एक्सप्लोजिवनेस सब कुछ मिले। और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वर्कआउट है। अब मैं ये बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ जिसमें ये सब चीज़ें करने की वजह से मैं मिक्स मैच कर सकता हूँ। मेरे पास वो चीज़ें हैं जो मैं आदमी को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट करके उनको आगे स्लोली स्टेज लेके जा सकता हूँ ऐसे। Okay. तो एक नॉर्मल इंसान को जो किसी ने कभी वर्कआउट नहीं किया है, उसे पहले पिलाटे से स्टार्ट करना चाहिए, योगा से स्टार्ट करना चाहिए, या वो डायरेक्टली वेट ट्रेनिंग भी कर सकता है? नहीं, पिलाटे से ज़्यादा मैं योगा इज डिफरेंट लेवल, योगा का कंपेरिजन नहीं किसी चीज़ की, बिकॉज ये सब चीज़ें भले वो लोग कहते हैं कि पिलाटे नॉट केम फ्रॉम द योगा, बट थोड़ा सा उसका जो फॉर्मेट है वो योगा से आया हुआ है। क्योंकि योगा इज मेड बाय द गॉड, उसमें इतने आसन्स है, एक भी चीज़ बताओ जो किसी और चीज़ में नहीं है या कोई इन्वेंटेड है बाय वुमन। उसमें 84,000 आसना से जो आसना एनाटॉमिकल के हिसाब से बनाए हुए हो, फॉरगेट अबाउट दैट। यू हर्ड अबाउट दैट कि मैंने इतने कोर्सेज किए हैं। हाँ। लाइक यू हर्ड अबाउट दैट। आपने कितने कोर्सेज कर रहे हैं? आपने 19 कोर्सेज कर रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ें ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे? मैंने 12 साल बॉडी बिल्डिंग किया, आई वाज हैव सिक्स पैक थे अच्छे से। अच्छा। और थोड़ा स्विंग वेट था, इसमें बाइक पे ट्रैवल करता था, तो बॉडी बाइक पे वो रोड अपनी मुंबई के जो उतने डेवलप नहीं थे। एंड प्लस इवन दो डेवलप भी हो गए तो लॉन्ग जर्नी आप करते हो 6-7 घंटे बाइक पे बैठ के दिन भर में, उसकी वजह से मुझे थोड़ा स्टिफनेस हो गया था। प्लस मैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग करता रहा, दूसरा कोई चीज़ नहीं करता रहा, बिकॉज मुझे लगता था मैं डाइट करके वेट लॉस कर सकता हूँ, वेट पुट ऑन कर सकता हूँ, सिक्स पैक ला सकता हूँ, दैट मीन्स आई नो एवरीथिंग। बाकी मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। वो एक सर्टन लेवल पे एक सर्टन लेवल का एटीट्यूड होता है कि लोग जज करते सिक्स पैक मीन्स फिट, बट सिक्स पैक वाला अगर भाग नहीं सके या टो टच नहीं कर सके, उसको फ्लेक्सिबिलिटी न हो, जिससे मतलब ही इज़ लैकिंग इन दैट थिंग, राइट? ही इज़ नॉट 100% फिट। एक पार्ट ऑफ द फिटनेस उसने अचीव कर लिया है, दूसरा अचीव नहीं किया। मुझे स्लिप डिस्क हुआ था बिकॉज ऑफ कंटिन्यू ट्रैवलिंग स्टगिंग पीरियड में 6 आवर्स इन द बाइक, वो भी बॉडी ने रिएक्ट किया 10-12 साल के बाद। तब मेरे को इतना गुस्सा आया था कि मेरे सिक्स पैक सब कुछ, मेरे को स्लिप डिस्क हुआ ही कैसे? मेरे फॉर्म एंड टेक्निक अच्छे हैं, मैंने और इतने कोशिश किए। देन आई कम टू नो दैट कि मैंने कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी इन चीज़ों पे काम नहीं किया, तो मैंने फिर सीखना चालू किया। फिर मैंने योगा किया, योगा से मैंने अपने आप को रिकवर किया। उसके पहले थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी के पास गया, वो उतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। मैं बैठ, अब मेरा टाइम ऐसा था कि आई वॉज पिक ऑफ माई करियर, सेलिब्रिटी ट्रेनर बन गया था, लोग आ रहे थे। एंड आफ्टर 12-15 ईयर्स के बाद लोग मुझे उतना पैसा दे रहे थे ट्रेनिंग का कि जहाँ पे मैं एक अच्छा इनकम ला सकूँ और डेवलपमेंट कर सकूँ अपने आप का। और उसी टाइम मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। तो करूँ तो क्या कर सकूँ? 18 महीने लगे। आई यूज टू नॉट गेट अप, बैठ गया तो उठने के लिए मुझे ऐसे सोचना पड़ता था कि मेरी बैक टूट ना जाए, इतना सीवियर पेन था। अच्छा। सुबह उठते से झुक के ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे उठ के मैं जाता था कहीं पे। अच्छा। एंड एज अ बॉडी बिल्डर, फिटनेस एक्सपर्ट इतने टॉप लेवल का, और ये कंडीशन में आ गया, मेरे को लगा अरे यार ये क्या हो गया, अभी इसमें कुछ तो काम करना पड़ गया कि क्या करना है, कैसे भागेंगे। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, फिर मैंने योगा करना स्टार्ट किया, पार्कोर कैलिस्थेनिक करना स्टार्ट किया, मोबिलिटी के अलग वर्कआउट देखने स्टार्ट किए। आई वेंट US, आई डिड पिलाटे, रिफॉर्मर मैट, कैलिस्थेनिक, एनिमल फ्लो, स्टिक मोबिलिटी। इन सब चीज़ों से मुझे पता चला हर एक चीज़ में अलग अलग टेक्निक है। एंड हर एक टेक्निक आपको अलग अलग टाइम पे काम आती है, अलग अलग लोगों के हिसाब से, उनके बॉडी के हिसाब से। उसको इम्प्लीमेंट करके आप उनको खड़े करके स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें हमारे योगा में प्रेजेंट है ऑलरेडी। योगा में सब कुछ है। एंड सेकंड थिंग, फॉरगेट अबाउट दैट, देयर इज टू मोर टेक्निक, दैट इज कलरी एंड कर्ली कटी। वो क्या होता है? कलरी इज ए एंशिएंट मार्शल आर्ट। आपको पता है एथलीट्स, मार्शल आर्ट, एंशिएंट मार्शल आर्ट इज अ वॉरियर टेक्निक। वॉरियर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एथलीट। व्हाई? बिकॉज उनके पास इंडोरेंस और पावर होती है 360 डिग्री में। कोई भी एथलेटिक्स एक स्पोर्ट की सबसे सर्टन लेवल पे अपने आप को डेवलप करता है, या वेट ट्रेनिंग वाले एक सर्टन लेवल पे अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है। बट वॉरियर अपने आप को 360 डिग्री में डेवलप करते हैं, इंडोरेंस, पावर, स्ट्रेंथ के साथ, बिकॉज उनको 8 आवर्स परफॉर्म करना है। एंड लोगों को
लोगों के साथ फाइट करने, अगर वो रुक गए तो वो मर जाएंगे। तो वो जो एंशियंट टेक्निक जो ब्रिटिशर लोगों ने वैनिश कर दी, बिकॉज उनको नहीं चाहिए था कि ये टेक्निक अपने गुरुकुल में सिखाए जाते थे। वो सिलम्बम करके एक स्टिक, ये लट चलाना जो अपने यहाँ पे था, मुदगल जो थे वो, उससे अच्छी कंडीशनिंग वर्कआउट थी अपने इसमें। ये अपने जो पुराने ऋषि मुनि उन्होंने लाए थे, अगस्त्य ऋषि, परशुराम जी, इनको भगवान का अवतार माना जाता है। आप अगर वो टेक्निक देखोगे, मैंने इतने टेक्निक करके जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा इनके अंदर कितनी सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो वेस्टर्न में भी नहीं है। तो ये सारी चीजें योगा में हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट है। योगा इज अ डिफरेंट, योगा कोई लेके ये लोगों ने वॉरियर योगा बनाया हुआ है, ओके, जिसमें मोर एक्सप्लोजिवनेस लगता है। अच्छा। अभी आप योगा में जाओ तो योगा में स्लो मूवमेंट है, हाँ। ओपन करने। पर अभी आजकल पावर योगा आ गया है उसमें, और पावर योगा करके कोई टेक्निक नहीं है। अच्छा, वो योगा ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए। पावर योगा रॉन्ग बोला जाता है योगा के हिसाब से, बिकॉज योगा का एक अलग अपना एक टेक्निक है, उसको आप उसके फाउंडेशन को आप तोड़ नहीं सकते। एक्सप्लोजिवनेस में क्या है, उसमें आपको उसी तरह से योगा सिखाया जाता है जिसमें एक्सप्लोजिवनेस की जरूरत होती है, उसमें प्राणायाम यूज करते हैं। नहीं अभी मुझे आप नॉर्मली आप देखते हो तो इनहेल करके एक्सेल करते हो, ऐसे हाथ करते हो। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि स्टमक को अंदर कीजिए, तो प्राणायाम यूज कर रहे हैं और एक्सप्लोजिवली जाएंगे, बिकॉज आपको एक्सप्लोजिवली मूवमेंट करना है। वो पावर को यूज करने लोगों को फाइट करते हो, उनके साथ फाइट करने के लिए, तो उनका वो टेक्निक अलग है। ये सब टेक्निक अपने यहाँ पे थी अभी तक, और उसका सिर्फ 10% बचा है जो 2-3 ट्रेनर लोग के पास है, एंड दैट वी आई वांट टू स्प्रेड आपको आता है वो? या मैं वो सीख रहा हूँ, और वो 10% भी सीखने के लिए आपको 6-7 साल लगेंगे। इज नॉट लाइक 2 महीने में जाकर आपने कोर्स कर लिया और यू बिकम अ ट्रेनर। इतना वास्ट है, बिकॉज ये बना हुआ अगस्त्य ऋषि जी ने, परशुराम जी ने, जो अपन बोलते हैं उनके जो स्क्रिप्चर है जिनको अपने अवॉइड किया हुआ है, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है जो फिजियोथेरेपी लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अपने जो जिसका फ्रोजन शोल्डर होता है उनकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, शोल्डर मोबिलिटी, एल्बो मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी, हिप जॉइंट मोबिलिटी, ये अगर मोबिलिटी होगी तो ही आप इतने फास्ट में काम कर सकते हो विदाउट एनी हार्म। और वो भी वेट के साथ 100 kg की वो वॉरियर जैकेट डाल के 20-25 किलो की तलवार लेके वो भी 8 घंटा चलाने। जस्ट इमेजिन व्हाट लेवल ऑफ इंडोरेंस पावर और मोबिलिटी होगी जो उनको अलाउ करती होगी इतना परफॉर्म करने के लिए। दैट एवरी टेक्निक वी हैव नोबडी हैज, दैट इज कमिंग अप। आई एम कमिंग अप विद दैट एंशिएंट हिंदू वॉरियर योगा करके, बिकॉज दिस स्क्रिप्चर इन हिंदुइज्म, नॉट इन एनी अदर कल्चर और एनी अदर रिलीजन। हम लोग इंडियन बोलते हैं, इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, इट्स स्पेसिफिकली इन हिंदुइज्म। हमारे इंडिया में तो जैसे पहलवान भी होते हैं गांव में, अखाड़ों पे लड़ते हैं, वो भी सिर्फ इंडिया में ही देखा है मैंने और किसी कंट्री में नहीं देखा कि पहलवान होते हैं, अखाड़े होते हैं, वहाँ पे अखाड़ों को पूजते हैं, उसमें इतनी सारी चीजें करते हैं जो लोग भगवान के लिए करते हैं, जैसे दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं और फिर वहाँ पे लड़ते हैं। नहीं, उसके पीछे की रीजन है, आपको उसको पता नहीं। देखो अपन अभी आप देखो किसी को आप देखते हो और वो लोग ऑयल लगाते हैं, वो लोग तिल का तेल लगाते हैं, आप लोग बोलते हैं यार क्या गंदा चिप चिप ये लगे। और आपको पता है तिल का तेल आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है बॉडी के अंदर। सेकंड थिंग, वो लोग 2-3 घंटा परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से स्वेटिंग आता है। वो स्वेटिंग आपकी स्किन के ऊपर नहीं बचता, बिकॉज ऑफ ऑयल वो निकल के बाहर जाता है। अच्छा, जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होते। ओके। लोगों को ये साइंटिफिक रीजन नहीं पता है, वो एक्सटर्नली देख के जज करने लगते और फिर दूसरी चीज़ को इससे अच्छा इससे बुरा ऐसा कंपेयर करने लगते। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं करता, अपने हर चीज़ का एक अपना बेनिफिट है। यू शुड लर्न एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एंड क्रिएट समथिंग विच विल योर ह्यूमन बॉडी मोर एक्सट्रीम थिंग, नॉट ओनली द डे टू डे एक्टिविटी के लिए उनको बॉडी को रेडी करे, बट स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उनकी बॉडी रेडी हो जाए एंड मेक देम फिट फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अगर किसी इंसान को पतला होना है, जो नॉर्मल सब लोगों का सवाल रहता है कि सबको वेट लूज करना होता है, तो क्या समय लाइक 6 महीने 7 महीने कितना टाइम इनफ होगा, या फिर इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए उसको अच्छा बॉडी प्रिपेयर करने के लिए? सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हर एक का फैट लेवल अलग अलग हो सकते हैं। किसी की हाइट 6 फुट है, उसका वेट है 100 किलो, उसे करना है 80 किलो, 20 किलो, उसे कितने महीने में लूज करना चाहिए? सी अभी ये लूज करना जो है ना, ये टाइम फ्रेम आप खुद डिसाइड कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको वर्कआउट इंटेंसिटी और स्टिक डाइट करना पड़ेगा और रेस्ट भी देना पड़ेगा बॉडी को। आप ये अचीव करो, जरूरी नहीं कि हाइट बॉडी के हिसाब से टाइम ज़्यादा कम लगेगा एंड जेनेटिक के हिसाब टाइम कम ज़्यादा लगेगा, बट उसको वर्कआउट भी उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अभी मेरे पास सेलिब्रिटीज आते हैं, 3 महीने ही रहता है,
3 महीने के अंदर अचीव करना है। अभी एक मराठी एक्टर आया था मेरे पास, हार्दिक जोशी, ओके। सोबो फिल्म ने मुझे मेरे पास भेजा था, उसको रेसलर का रोल करना था। साधारण थाना में रहने वाला लड़का था। बोलते मेरे पास आई प्रोड्यूसर, बोलती है मेरे सी नो मी वेरी वेल, अब मुझे बोल रही कि इसको 1 महीने में पहलवान बनाना है। बोले मैं क्या जान मैजिशियन हूँ, 1 महीने में पहलवान बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, अभी चलो ट्राई करते, कोशिश करते। मैं बोला देखो इतना कैलोरीज 6000 कैलोरीज दिन में खाना पड़ेगा, और वो डाइट करना बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा धीरे चालू करना है। एंड उसकी हिसाब से वर्कआउट पैटर्न सेट किया, और हमने उसको 10-12 किलो पुट ऑन करवा दिया 1.5-2 महीने में। अच्छा। 15 किलो तक। एंड ही वेंट एंड ही डिड दैट सीरियल। वो कुछ मराठी सीरियल थी, वो इतनी हिट हो गई, 1200 एपिसोड कंप्लीट हुआ। एंड दैट गाय गॉट वेरी गुड नेम एंड पीपल ही लुक लाइक रेसलर, पहलवान जो होते हैं अपने आगे, उसके ऐसा उसने अचीव कर लिया। तो पॉसिबल है हर थिंग, आपको राइट गाइडेंस जरूर है। आपको पता होना चाहिए कौन आदमी जिसके पास ये नॉलेज है, जिसने ऐसी चीज़ों पे काम किया अलग अलग बॉडी के साथ, और कैसे उसको लेके जाना है। उसके साथ ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपका डेडिकेशन होगा, आप रेगुलर वो चीज़ करोगे। और डाइट में क्या होता है, 100%। डाइट में आप 99% की 1% चीटिंग करते हो ना, तो भी आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। उसमें नो 80-60%, यू शुड फॉलो 100%, तभी बॉडी रिएक्ट करेगी। कि बॉडी को वो चीज़ दिखनी ही नहीं चाहिए, तभी बॉडी उस तरह से ढलती है, उस तरह से रिएक्ट करती है। वो चीज़ नहीं मिलने के बाद उसका जो रिएक्शन होता है वो आपको रिजल्ट देता है। एंड वी वांट दैट रिएक्शन। तो उसके लिए आपको आपका खुद का डेडिकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, रेस्ट चाहिए, डाइट चाहिए, तब जाके आप कोई भी चीज़ कितने भी दिन में अचीव कर सकते हो। ओके। ऐसे पर सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आजकल के ज़माने में लगता है वो होता है बेली फैट को लूज़ करना। कोई ऐसी टेक्निक है कि इंसान बेली फैट को इजीली लूज़ कर पाए? सी कैसे होता है, देयर इज़ अ स्टोर पॉइंट। मेल में होता है टमी, फीमेल में होता है हिप, थाई, टमी एंड ट्राइसेप्स। ओके। जहाँ पे सबसे पहले फैट आता है और सबसे एंड में जाता है। अंडरस्टैंड? तो आपको चाहिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें एंड उसके हिसाब से डाइट और एक्सरसाइज करें, और इन चीज़ों को थोड़ा प्रेफरेंस देके ज़्यादा वर्कआउट करें। देयर इज़ नो स्पॉट थेरेपी कि आप एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को करके उसी पार्ट का फैट निकाल सकते हो, बट आप उस पार्ट में मसल बिल्डअप कर सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज ये देखिए, और डाइट करके उसको रिड्यूस कर सकते हो। ओके। तो बेली फैट के लिए कोई स्पेशली एक्सरसाइज है जो आप सजेस्ट करते हो? मैंने लोगों को देखा है, वो लोग जाके वहाँ पे एप्स 300-400 एप्स करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया देयर इज़ नो स्पॉट थेरेपी। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, यानी आप इरिस्पेक्ट ऑफ एनी बॉडी पार्ट, नहीं समझो आपने लेग्स किया, तो लेग्स में इतना स्कोप है कि आप 1 घंटे में 2000 कैलोरी तक बर्न कर सकते हो, और वो 2000 कैलोरीज आपके पूरे बॉडी से जाएगी, नॉट ओनली कि लेग से ही जाएगी। लेग से मसल बिल्डअप होगा, लेकिन फैट जाएगा ओवरऑल बॉडी से। आप एब्डोमिनल करोगे 2 घंटा, हाउ मच विल बर्न? मैक्सिमम 300 कैलोरीज, और वो जाएगा ओवरऑल बॉडी से। तो आपको फैट लॉस कहाँ पे मिलना ज़्यादा? लेग्स में, जहाँ पे आप 1 घंटे में 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हो, और यहाँ पे 2 घंटे में सिर्फ 300 कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो आपको बड़े मसल ज़्यादा करनी चाहिए अगर आपको फैट लॉस करना है, लाइक लेग्स, बैक, चेस्ट, ओके। और फिर बाद में छोटे मसल। और वो इवेंचुअली आपका बेली फैट भी कम कर ही देगा अगर आप बड़े मसल। क्योंकि आप अब ऑल्टी 2 बार लेग्स करो, 2-2000 कैलोरी बर्न करो, तो ज़्यादा फैट लॉस होगा पेट से, बिकॉज जाएगा तो ओवरऑल बॉडी से ही। और जो स्टोर पॉइंट होता है उससे सबसे एंड में जाता है और सबसे पहले आता है, इसलिए थोड़ा अगर ओवरऑल 5 किलो जा रहा है तो वहाँ पे 100 ग्राम दिखेगा या 200 ग्राम दिखेगा। ठीक है, ऐसे समझा। आपने इतने सारे टेक्निक्स सीखे हैं, इतने सारे कोर्सेज कर रहे हैं, आपका इन सब में से फेवरेट कोर्स कौन सा रहा है? ही सबसे फेवरेट देखा है तो मेरा बेस था वेट ट्रेनिंग। ओके। बिकॉज मैंने इतने सालों से बॉडी दिखा के ही अपने आप को आगे लाया है, बट उसके बाद मैंने ये मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ये कलरिंग एंड ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे जैसे दिन आगे गया और मैंने अलग अलग चीज़ें की, मुझे पता लगा इसमें और बेनिफिट है, इसमें और बेनिफिट है, तो हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी। और मुझे पता लगा जितना आपकी बॉडी फ्री और ओपन होगी उतना आप ज़्यादा इंजॉय करोगे कोई भी मोमेंट। तो ओपन वाली वर्कआउट जो होते हैं ना, स्ट्रेचिंग वाले वर्कआउट बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग वाले वर्कआउट, तो वो लोग इंजॉय करते हैं और उसके वजह से अदर मूवमेंट करने के लिए उनको आसानी होती है और वो भी चीज़ें वो परफॉर्म कर पाते हैं एंड दे कैन सी द रिजल्ट। तो सब मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स आप कह रहे हो कि हाँ, आपको उसके सही पहले ओपनिंग वाले वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे यू कैन एंजॉय एंड इजीली कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस कर सकते अब धीरे धीरे ना कैलिस्थेटिक्स भी इंडिया में ग्रो कर रहा है। कैलिस्थेटिक्स क्या होता है? हैं। कैलिस्थेनिक्स जो है उसमें होता है बॉडी वेट ट्रेनिंग। ओके।
जिसमें बॉडी वेट उठाना होता है, जैसे पुलअप्स हो गए, मसल अप हो गए, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, सिंगल हैंड पुशअप, सिंगल लेग स्क्वाट, ऐसे पूरे बॉडी वेट को अलग अलग बॉडी पार्ट पे आप लिफ्ट करने की कोशिश करते हो। एक हाथ से करने की कोशिश करते हो, 2 फिंगर में करने की कोशिश करते हो, कोर से उठाने की कोशिश करते हो बॉडी को, पूरे बॉडी वेट को। बट वो करने के लिए आप एक सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। बिकॉज बॉडी वेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, आप अगर वेट ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको 5 किलो 2 किलो उठाने के लिए ऑप्शन है। बॉडी वेट में आप हाफ पुशअप भी करोगे तो आपको 15-20 किलो वेट आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो वो मुश्किल होता है करना। हाँ, तो उसको उसके करने से लिए- पहले उसके करने से पहले भी थोड़ा सा वेट डंबल लेके अपने आप को उतना बिल्डअप करते हैं लोग, या हाफ मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी वेट भी आ रहा होगा तो 10 किलो या 5 किलो आए, डायरेक्ट 20 किलो या 25 किलो ना आए। ठीक है। बट उसमें एक बेनिफिट ये होता है, उसमें सिर्फ मसल ही नहीं पर लिगामेंट, टेंडन्स, बैलेंसिंग मसल वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। वेट ट्रेनिंग में ऐसे मेन मसल इन्वॉल्व हो गए, बैलेंसिंग मसल उतने इन्वॉल्व नहीं होते अनलेस यू डू सम बैलेंसिंग वर्कआउट। तो वो एक उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसकी वजह से वेट ट्रेनिंग वाले जब कुछ भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको इंजरी ज़्यादा होती है, बिकॉज उनके लिगामेंट टेंडन वीक होते हैं और मसल सुपर स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस उन्होंने यही रेंज में वेट स्ट्रेंथन किया होता है, लैटरली दे आर वीक, तो लैटरली भागते तो मेनिस्कस टेयर, एसीएल टेयर के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं जरूरी कि अरे इसकी बॉडी इतनी अच्छी है भाग नहीं पा रहा है, बट उसने एक ही चीज़ पे काम किया है, तो डोंट कंपेयर हिम। उसका उसमें प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उसको वो ये लेवल पे अच्छा है, ये लेवल पे नहीं है, बिकॉज उसने ये लेवल पे काम नहीं किया है। जैसे आपने कहा ना कि बॉडी वेट में क्या है, ऑप्शन होता है 2 किलो 3 किलो उठा लो, लेकिन कैलिस्थेटिक में आपको वेट ट्रेनिंग में ऑप्शन होता है। हाँ, वेट ट्रेनिंग में ऑप्शन होता है, लेकिन कैलिस्थेटिक्स में आपको 15 किलो है तो उठाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम वो इजीली कर पा रहे हैं 15-20 किलो, अब हमें इंक्रीज करना है तो वो ऑप्शन है क्या? अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं अपना, ऑफकोर्स है। आप बहुत आदमी का बार इजीली पुशअप कर पा रहे हो तो आप सिंगल हैंड पे जाओगे, सिंगल हैंड भी कर पा रहे हैं तो फिर उसके तो बाद आप उसमें फिंगर्स पे जाओगे फिंगर्स पे जाएं। ओके ऐसे, फिर उसी में आओ प्लांच में जाओगे, ओके तो ऐसे उसमें चीज़ें बढ़ती जाती है। ओके और अपने लिमिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रीच करने की कोशिश करते हैं लोग। और उसमें आप बॉडी वेट के साथ खेलते हो तो डे टू डे एक्टिविटी आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज आप डे टू डे एक्टिविटी में उठना भी होता है, फटे से एक हाथ रख के उठने की कोशिश करोगे, पर आपकी उतने लिगामेंट और टेंडन स्ट्रॉन्ग है तो वी कैन डू इट दैट इजीली। तो वो थोड़ी और आसान हो जाती है, बैठना उठना। सिंगल लेग अगर स्क्वाट कर रहे हो तो 2 पैर पे चलना, भागना, जंप करना और आसान हो गया। जैसे मैंने ना योगा में भी कुछ कुछ ऐसे आसन देखे हैं कि लोग ऐसे 2 हाथ पे खड़े हो जाते हैं। हाँ। वो भी एक कैलिस्थेटिक्स का ही Calisthenics। फॉर्म है। हाँ, तो आप अच्छा योगा और मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, कम ताकत लगती है, तो उसके थ्रू भी आप उसमें जा सकते हो। ओके और उसमें भी सब कैलिस्थेनिक की चीज़ें हैं, इन तक वो और इजी वे से कर लेते हैं। ये लोग कहीं कहीं पे स्ट्रेंथ यूज़ करके, ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करके कर लेते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें होते हैं, कहीं पे लोग फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करके बैक फ्लिप करते हैं, कोई लोग कंट्रोल में स्ट्रेंथ यूज़ करके बैक फ्लिप करते हैं। तो वो लोग दोनों का अलग अलग कंडीशनिंग है, अलग अलग टेक्निक है। अगर हम कंपेयर करें कैलिस्थेटिक्स और एनिमल फ्लो को, तो कौन सा बेनिफिशियल है? कैलिस्थेनिक इज मोर बेनिफिशियल देन एनिमल। एनिमल सिर्फ मोबिलिटी ओरिएंटेड है, ओके पर एनिमल फ्लो जो एनिमल फ्लो अभी जो लोगों ने किया है मोबिलिटी ओरिएंटेड वो अलग है। दूसरा एक एनिमल स्टाइल में वॉकिंग है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग वर्कआउट। ओके कंडीशनिंग वर्कआउट ये ऐसे वर्कआउट जो होते हैं जो बॉडी को रेडी करते हैं इम्पैक्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्पीड के लिए, एक्सप्लोजनिस के लिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जो इंजरी से बचाती है। तो कंडीशनिंग वर्कआउट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कआउट विच यू शुड ऐड बिफोर डूइंग एनी मूवमेंट और एनी फैट लॉस प्रोग्राम और एनी स्पोर्ट्स। तो एनिमल फ्लो हमें स्टार्ट करना चाहिए एंड देन इवेंचुअली कैलिस्थेटिक्स पे जाना मिक्स मैच करना चाहिए, मिक्स मैच करना एक एक नहीं करना है, एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा। यू हैव टू मिक्स मैच एवरीथिंग। जैसे योगा है हमारा, योगा सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पे ध्यान नहीं देता है, वो हमारा मेंटल हेल्थ भी इंटरनल एक्सटर्नल सब स्ट्रांग करता है। ऐसा कोई और भी वर्कआउट है जो हमारा मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देता है? जैसे मैंने बोला ये कलरी है, वो भी अलग लेवल से स्ट्रांग करता है बॉडी को। आपने उसका जो मूवमेंट देखे बच्चे जो करते हैं उसमें भी वो सब चीज़ें आप देखोगे आपको शावलिंग की याद आएगी। शावलिंग का जो मैंने शावलिंग 1 साल किया था एक चाइनीज ट्रेनर के साथ, जो मैंने किया उसके बाद मैं कलरी के लिए आया तो कलरी में उसका बेस भी है। ओके शावलिन में जो चीज़ें उसने सिखाई थी वो थोड़ा एडवांस थी, जो मैं कहीं कहीं कर नहीं पा रहा था बिकॉज वेट ट्रेनिंग की वजह से मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ थी। उसके लिए जो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी मेरे वो कलरी में देखी ओके अपने यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है जो अपन ने उसको डेवलप नहीं किया, बिकॉज ऑफ ऑल दिस निगलेक्ट जो हुआ है उसकी वजह से वो अवॉइड हो गई या वैनिश होती जा रही है। और वो इसका जो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग और जो बेनिफिट है वो अलग लेवल का है। इट शुड कम अप, पीपल शुड स्टार्ट डूइंग दिस ऑल्सो, दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स।
जैसे लोग बोल देते हैं ना नॉर्मली कि वेट लूज करने में आपका या गेन या लूज करने में 80% रोल आपका डाइट का रहता है, 20% रोल रहता है एक्सरसाइज का। ये कितना ट्रू है या ये मिथ है? मैं ये चीज़ नहीं मानता। ये डिपेंड होती है, सी आपको 50 या 60% बोल सकते हो डाइट का रोल, ओके। बट 80% नहीं हो सकता। ठीक है, समझो अभी कोई एथलीट है, उसको बहुत जिमनास्टिक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी काम करना पड़ेगा, मोबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, स्पीड पे काम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन पे काम करना पड़ेगा, अलग अलग हर्डल पे, वो पुलअप्स बार पे, हर चीज़ पे काम करना है। तो वो 3-4 घंटा वर्कआउट कर रहा है वो चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे दे रहा है मोर देन डाइट। तो ये कंडीशन में उसका परसेंटेज चेंज हो गया। ही इज 60% ऑन द वर्कआउट एंड 30% ऑफ डाइट, बिकॉज इतना एग्जॉस्ट कर रहा है कि डाइट थोड़ा कार्बोहाइड्रेट खा भी लेगा, थोड़ा फैट खा भी लेगा, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका मूवमेंट उतना है। अंडरस्टैंड? तो जस्ट तू किसी का सुन लिया और बताने की जरूरत नहीं, डिपेंड ऑन द ऑल टेक्निक्स, उसमें आपकी एनर्जी कितनी लगती है, आप कितने घंटे परफॉर्म करते हो, उसके हिसाब से ये सब चेंज होता है। आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा है, जॉन अब्राहम के साथ काम करा है, अंबानी फैमिली, बिरला फैमिली, इतने सारे। आपका फेवरेट कोई क्लाइंट है कि इसके साथ काम करने में सच में बहुत मज़ा आता है? सी ऐसे फेवरेट नहीं बनता मुझे, जो ही लोग अच्छे लगते हैं वो डेडिकेटली काम मैंने चीज़ें करते हैं। आप अगर सेलिब्रिटी देखो कोई भी, उनका एक टारगेट होता है कि ये पिक्चर में अपने को बाकी के लोगों से अच्छा दिखना है, तो वो उतना 100% देते हैं और वो अचीव करने की कोशिश करती है। यू कैन ऑल्सो फील मोटिवेशन किया उसको और अच्छे से बढ़ाएं और अच्छा आगे लेके जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका नॉलेज स्किल यूज़ होता है और रिजल्ट दिखता है, और जो सामने सपोर्ट भी कर रहे हैं हर चीज़ के लिए आपके स्टूडेंट, वो स्टूडेंट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है? सब कुछ ही इम्पोर्टेंट होता है। नॉलेज सबसे पहला, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से हाउ टू सेट द वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, रेस्ट, ओके। एंड जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए का टाइम, जितने टाइम के अंदर करना है उतने टाइम के अंदर उसको अचीव करके दिखाना है, वो प्लानिंग, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा प्रायोरिटी बेसिस पे डिफाइन करूं कि डाइट, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज या डेडिकेशन, तो सबसे ज़्यादा प्रायर कौन सी होगी? डाइट होगी, एक्सरसाइज होगी या डिसिप्लिन होगा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में? सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों का। ओके। हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, डाइट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सरसाइज का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद फिर डिसिप्लिन आएगा, ओके। रेगुलर एक्सरसाइज आएगा, फिर एक्सरसाइज के बाद उसको रिकवर करने के लिए डाइट आएगा, फिर वो डाइट और एक्सरसाइज करने के लिए उसको रिकवर करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो रेस्ट नहीं होगी और डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हो रेस्ट तो भी आपको रिकवरी नहीं मिलेगी। ठीक है। कि बॉडी की रिकवरी रेस्ट में होती है, एक्सरसाइज और डाइट करने के बाद। और वो भी नहीं कर रहे हो तो आपका बॉडी जो आपने खाया फूड के जगह पे या फैट के जगह पे मसल बर्न करेगा। एक प्रॉपर रेस्ट क्या होता है? एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप लोगों को लेनी चाहिए। आजकल लोग 5 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक हार्मोन बॉडी का इफेक्ट हो रहा है, एंड लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी लो हो रही है, जिसकी वजह से काम कर नहीं पा रहे या कुछ कर भी रहे तो उनको रिजल्ट दिख नहीं रहा है। ओके। और ये जो इसकी वजह से वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस इमोशनल हो, ओवर एग्जॉशन की वजह से हो या लैक ऑफ स्लीप हो, बॉडी वो एक ही हार्मोन रिलीज करती है कार्टिजोल, जिसकी वजह से मसल लॉस होता है और हार्मोन इम्बैलेंस होता है। ओके। तो आपको हर स्ट्रेस को अवॉइड करना है एंड प्लानिंग करके काम करना है। तो ये आपने रेस्ट बताया, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। आजकल क्या होता है, अगर मैं जिम जाती हूँ ना, तो कोई लोग कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज बाइसेप्स के सेट मार रहे हैं, तो वो एक सेट मारने के बाद 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। वो 1.5 से 2 मिनट ही होना चाहिए या कम या ज़्यादा होना चाहिए? इट डिपेंड अपॉन द बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस पर्सन के हिसाब से। ओके। बिगिनर जो होता है ताकत कम होती है तो 2 काम में भी थक जाता है। तभी बॉडी कैसी होती है, बॉडी एनर्जी बना के नहीं रखती, एज पर द रिक्वायरमेंट बनाती है। जैसे 2 मिनट के बाद आप अगर यू हाफिंग एंड पफिंग, इस पर डिपेंड होता है आपको 2 मिनट रेस्ट लेना है या 3 मिनट रेस्ट। मैक्सिमम 3 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हो एक सेट के बाद। हाँ, इफ़ यू आर वेरी हाफिंग एंड पफिंग। ओके। भले अब 2 कॉल में हाफिंग एंड पफिंग हो रहा है तो आपको 3 मिनट रेस्ट लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी रिकवरी पावर स्लो है अभी, वो धीरे धीरे बिल्डअप होगी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ये चीज़ें बिल्डअप होती है प्रैक्टिस से, बिकॉज वी लॉस बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, नाउ वी हैव टू बिल्डअप, तो बिल्डअप स्लोली एज पर द बॉडी रिस्पॉन्स। तो 3 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हो। इफ़ यू आर वेरी टायर्ड, थोड़ा सा टायर्ड हो 1 से 1.5 मिनट, जब भी टायर्ड हो 30 सेकंड वी कैन स्टार्ट सेकंड सेट। अच्छा। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस
एंड सामने वाला का जेनेटिक रेस्ट एंड उसकी बॉडी टाइप कैसी है, उसका फिटनेस लेवल कैसे है, उसके हिसाब से। और प्री वर्कआउट लेना कितना इम्पोर्टेंट है? प्री वर्कआउट में प्री वर्कआउट में लेता नहीं, और मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। मैंने देखा है जो भी प्री वर्कआउट लेते हैं वो लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं, और जैसे वो बंद कर देते हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, वो वर्कआउट ही नहीं कर पाते। ह्यूमन बॉडी का मैंने आपको बोला है, ह्यूमन बॉडी इज हाईली अडेप्टिव। जैसी बाहर से चीज़ मिलती है रेडी में, अंदर से वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो डिपेंड हो जाती है, रिलाय हो जाती है उन चीज़ों पे। इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने जो आपको सिस्टम को ख़राब कर दे या डिपेंड करवा दे एक्सटर्नल थिंग्स के ऊपर। लोग प्री वर्कआउट में ना यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, या फिर ड्रिंक्स बनी आती है उसमें विटामिन सी होता है, ये होता है वो आप बिल्कुल अवॉइड। विटामिन सी का इज फाइन, कॉफ़ी भी थोड़ा 1-2% में ठीक है, वो कोई भी चीज़ और करे तो उसका प्रॉब्लम होगा ऐसे। विटामिन इज नॉट, विटामिन को अपन ये नहीं बोल सकते हैं, या विटामिन इज डिफरेंट थिंग, वो रिकवरी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी आपको हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। बहुत सारे विटामिन जो अलग विटामिन होते हैं वो विटामिन सी की वजह से डाइजेस्ट होते हैं, ओके। तो या एब्जॉर्ब होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आ रही है ना, इतने सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर कोई बंदा जिम में जा रहा है, नॉर्मल इंसान जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो यूजुअली ट्रेनर्स जो होते हैं वो सबसे पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप वे प्रोटीन लेना शुरू करो, आप बाकी 3-4 चीज़ें के नाम बताते हैं, आप ये लेना शुरू करो, ये आप जिम से पहले लो, ये जिम के बीच में लो, ये जिम के बाद लो। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए, या फिर हम सिर्फ होम फूड अपने नॉन वेज या वेज डाइट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं? ये सब डिपेंड होता है इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट ओके। एंड द इंटरमीडिएट एंड एडवांस फेज के ऊपर। अभी आप 15 मिनट 20 मिनट वर्कआउट कर रहे हो और 2 किलो या 3 किलो उठा रहे हो, तो आप नेचुरली रिकवर कर सकते हो, अननेचुरल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपको ऐसे हो जाएगा कि आप 100 किलो उठा रहे हो, बॉडी वेट से ज़्यादा उठा रहे हो 2 टाइम 3 टाइम, तो भी आपको ज़रूरत है 25 अंडे खाने की, जो पॉसिबल नहीं है। तो वे प्रोटीन एक मिल लेके वो कवर कर सकते हो। ओके। वे प्रोटीन इज़ अ नेचुरल सोर्स। मैं खुद भी 29 ईयर्स से ले रहा हूँ, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट देखा नहीं है। लोगों के माइंड में मिथ है कि नहीं ये इससे लीवर किडनी पे ही आता है। ड्रिंक पीते हुए, स्मोकिंग करते हुए लोग सोचते नहीं किडनी लीवर पे आ रहा है, और प्रोटीन पीते हुए लोग सोचने लगते हैं। आई एम सरप्राइज, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे कैसे सोच कर सकते हैं। दारू पीते हुए नहीं सोचते, प्रोटीन खाते हुए सोचेगी कि ऐसे, तो ऐसे नहीं होता। वो इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट पे डिपेंड है। अगर छोटा वर्कआउट कर रहे हो तो नेचुरली रिकवर हो सकता है। आपके जहाँ पे आप अभी 25 अंडे खाने तो आप 5-5 अंडे करके खाओगे, आप उस टाइम पे ऑफिस में हो, आपके पास सोर्स नहीं है, तो ईजी कैरी कर सकते हो इसको, और अपना वो जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे पूरी कर सकते हो। प्लस आपका स्वीट क्रेविंग भी जाएगा, ईजिली डाइजेस्टिव भी है, हाँ ईजिली कैरी भी कर सकते हो। पानी डाला, शेक किया, पी लिया। एक सेलिब्रिटी ने ही बोला था टीवी पे कि एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को 40 दिन लगते हैं। ये जो चीज़ बोला था उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, एंड आई नो हु इज दैट गाय, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट ये लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। उनको नॉलेज नहीं है, फिर भी ये चीज़ में मुझे पता नहीं सेलिब्रिटी हर चीज़ में क्यों घुसते हैं। सेलिब्रिटी उनका जो स्टारडम है वो अपनी स्टारडम तो यूज़ करते हैं अलग अलग कपड़े वपड़े बैंड के लिए, बट स्पोर्ट्स में भी घुसते हैं, सप्लीमेंट में जाते हैं, योगा में भी जाते हैं, और वहाँ पे हर चीज़ पे वो लोग आधे आधे होते हैं, 100% नहीं होते हैं, और फिर भी हर चीज़ पे बात करते हैं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड हु इज़ डूइंग दिस डे एंड नाइट, एंड उसका एक्सपीरियंस है, उसने हैंडल किया है, उसने उस पर काम किया है, कोर्सेज किए हैं, एंड विथ हिज नॉलेज आपको लगता है कि वो सेंसिबल है जो बोल रहा है, जो साइंटिफिकली आप कनेक्ट कर सकते हो, नहीं ऐसा हो सकता है, ये बोल रहा है वो राइट है, नहीं आपको ही थोड़ा उसमें कनेक्शन मिलता है, उन चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है। एक आखिरी राउंड है रैपिड फायर, जिसमें मैं आपको कुछ 5 से 7 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना बिना सोचे, जो आपके मन में पहला ख्याल आए। तो शुरू करें? नहीं हो तो स्किप कर सकते। नहीं, स्किप नहीं कर सकते। नहीं आ रहा तो क्या करूँगा, क्या नहीं आएगा, वो आपके फील्ड से रिलेटेड है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। ठीक। तो आपको क्या लगता है, कार्डियो ज़्यादा अच्छा है या वेट्स ज़्यादा अच्छे हैं? बहुत है इफेक्टिव। एक चूज करना होता है। एक चूज नहीं, इसको अगर आप दोनों में से एक चूज करना है तो वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग करो। आपको मॉर्निंग वर्कआउट बेटर लगता है या नाइट वर्कआउट बेटर लगता है? whichever time you can work out regularly, that is the best for you. बट बेटर कौन सा रहेगा किसी इंसान के लिए, मॉर्निंग या नाइट? मैं वही बोला ना, इसको आप किसी जज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके वजह से मॉर्निंग में बॉडी थोड़ी स्टिफ होती है, वो बाद में ये करे तो किसी को मॉर्निंग अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग अच्छा लगता है। जहाँ पे वो रेगुलर कर सकते वो बेस्ट टाइम है उसके लिए। रेगुलर करना इम्पोर्टेंट है, कि वर्कआउट आप कर ही नहीं पा रहे हो, या सुबह जा रहे हो एक दिन और 2 दिन नहीं जा पा रहे हो तो फ़ायदा नहीं होगा।
तो रेगुलर टाइम और जो कंफर्ट टाइम है आपको ईजी होगा. एक महीने में कितने चीट डेज कर सकता है कोई इंसान? इट डिपेंड अपॉन व्हाट फेज यू आर. आप अगर फर्स्ट फेज में हो तो आप 20 या 25 दिन में एक चीट, डेढ़ एक चीट मील कर सकते हो. ओके. वंस यू अचीव योर टारगेट देन यू कैन वंस अ वीक भी चीट कर सकते हो. अच्छा, अगर चीट मील खाना ही है तो आप क्या प्रेफर करोगे, बर्गर खाना या पिज्ज़ा खाना? चीट मील खाना है तो चीट मील करना है. देन यू डोंट कुछ थिंक भी यू खा कैन ईट बर्गर, पिज्जा, एनीथिंग. ओके. इट्स चीट, इज नॉट डाइट फूड. आपका फेवरेट मसल जो आपको ट्रेन करना सबसे ज़्यादा पसंद है? फेवरेट मसल मोस्ट ऑफ लोगों को लेग्स अच्छा नहीं लगता, बट आई लाइक लेग्स वर्कआउट विथ मोबिलिटी एंड एजिलिटी के साथ, नॉट ओनली स्ट्रेंथ. ओके. ओके. सो प्रोटीन में आपको वे प्रोटीन से ज़्यादा अगर आपको प्रोटीन लेना है अपनी बॉडी के लिए तो आप वे प्रोटीन बेटर सूटेबल रहेगा या नॉर्मल नेचुरल जो फूड से प्रोटीन मिलता है वो? वे प्रोटीन इजीली कैरी कर सकते हैं, फट से हो जाता है. बिकॉज आपने जो बिजी शेड्यूल में होता है ये, और मैं स्वीट ईटर हूँ तो मेरा स्वीट क्रेविंग वहाँ से निकल जाता है. अच्छा, अगर एब्स बनाना है तो वो जेनेटिक इजीली ज़्यादा बन सकते हैं या हार्ड वर्क प्रेफर करोगे आप? दोनों से बना सकते हो. जेनेटिकली तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे भी रहेगी हलवा पूरी खा के भी, बिकॉज यू आर जेनेटिकली सो स्ट्रॉन्ग. ठीक है. राइट. अगर आपको फैट लूज़ करना है तो बेली फैट लूज़ करना इजी है या फिर लेग्स का फैट? ये डिपेंड अपॉन द स्टोर पॉइंट. आपका स्टोर पॉइंट अगर तो बेली फैट है तो वो डिफिकल्ट है. आपका स्टोर पॉइंट अगर लेग्स है तो वो भी डिफिकल्ट है. देयर इज सम वुमन जो अपर बॉडी में एकदम लीन होते हैं और लो बॉडी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे सबसे पहले आएगा और सबसे एंड में जाएगा. तो विच एवर द स्टोर पॉइंट दैट इज डिफिकल्ट टू लूज. हर एक बंदे का अलग होता है. अलग बॉडी पार्ट स्टोर पॉइंट होता है. एवरेज लोगों का, जैसे मैंने बोला, मेल का टमी होता है और एवरेज फीमेल का होता है हिप थाई, टमी एंड ट्राइसेप. आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा डिसिप्लिन कौन रहता है वर्कआउट में, मेन या विमेन? इट्स डिपेंड ऑन पर्सनस लाइक्स एंड डिसलाइक एंड टाइम. तो मोस्ट ऑफ मैंने देखा जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है, कोई मेंस बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं, कोई वुमेन्स बहुत ज़्यादा डेडिकेट होता है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनके आजू बाजू सराउंडिंग में लोग कैसे हैं, उनको देख के मोटिवेशन उनको क्या मिलता है, उनके आजू बाजू लोग उनको क्या बता रहे हैं या उनके घर वाले क्या कर रहे हैं. ये सब देख के वो जो माइंड पे सोशल इफेक्ट होता है उससे वो लोग आप डिसाइड कर सकते हो कि वो क्या कर सकते हो. वैसे आपने दोनों लोगों को ट्रेन करा है, सेलिब्रिटीज़ को भी और नॉर्मल आम इंसान को भी. आपके अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, सेलिब्रिटीज़ या नॉर्मल लोग? नॉर्मल लोग तो कैसे होता है, अगर कंपटीशन होगा ना आदमी ज़्यादा डेडिकेट हो जाता है या डिसिप्लिन होता है. यहाँ पे कंपटीशन होता है सेलिब्रिटी के पास कि उनको इतने टाइम के अंदर ये अचीव करना है, एंड जो प्रीवियस लोगों ने देखा है वो कैरेक्टर से भी ये कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लगना चाहिए. तो सेलिब्रिटी ट्रेनिंग ज़्यादा इंजॉयबल होती है मेरे लिए. अगर आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक एक्सरसाइज करने के भरोसे रहोगे, एक टेक्निक के, तो आप योगा प्रेफर करोगे या कैलिस्थेटिक्स? योगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच. ये था हमारा रैपिड फायर राउंड. सो सॉरी हमारे पास कोई हैम्पर नहीं है, बट बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा. यस, आई थिंक सब क्वेश्चन और आंसर अपने कवर कर लिए, एंड इसका लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, एंड बेसिक जो नॉलेज है वो क्लियर होगा उनका. एक बिगिनर को वर्कआउट स्टार्ट करने में, बिगिनर एडवांस वालों के लिए, सबके लिए. तो मेरा इंटेंशन वही रहता है, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए, आपको जिम में जाके क्या करना है वो समझे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भविष्यवाणी. और आई होप ऑडियंस को भी हमारा पॉडकास्ट उतना ही यूज़फुल लगा जितना मुझे लगा. आप भी उतने ही मोटिवेटेड हैं अपना जिम वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए जितना मैं हूँ. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे सबका आंसर करने के लिए. और अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं. प्लीज़ फॉलो भविष्य संधवानी ऑन स्पॉटिफाई. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.